नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। नानशान अब भी स्थिर था। वह शांति से दुवान वूया की परछाई को देखता हुआ जा रहा था। तुरंत बाद उसकी आवाज़ एक बार फिर हवा में गूंज उठी। इसके अलावा अब लिनफैंग की हैसियत को छुपाना नामुमकिन है। चलो कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं जिससे खबर तेजी से फैले। देर सवेर सबको पता चल ही जाएगा। वैसे भी लिनफैंग पहले ही ऊंचे ओहदे वाले लोगों को नाराज कर चुका है। ये सुनिश्चित करो कि हर कोई उसकी सामाजिक हैसियत को जान ले। सबको बता दो कि वह मेरे ही लोगों में से एक है। नानशान ने उदासीनता से देखते हुए सिर हिलाया। उसके मन में प्रशंसा का भाव था और उसने आह भरी। शाही परिवार में दोनों राजकुमार बिल्कुल अलग थे। यह उनके परिवार के लिए खुशी की बात नहीं बल्कि एक बड़ा दुर्भाग्य था। युवराज दुवान वू दाओ अत्यंत आक्रामक और बेहद शक्तिशाली थे। वे अपने विरोधियों को मार डालते थे। वे एक ही बात को 2 बार नहीं दोहराते थे। 8 उच्च अधिकारियों में वे सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। उनसे डरने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। दूसरे राजकुमार दुवान वूया बेहद महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली थे। वे बुद्धिमान और अत्यंत बलवान थे। वे निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हालांकि वे युवराज से कुछ वर्ष छोटे थे, फिर भी वे 8 उच्च अधिकारियों में से एक थे। जब दुवान वूया और नानशान बात कर रहे थे तब उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि यूकियू लिनफैंग को मार डालेगा या नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि यूकियू लिनफैंग को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, मानो उसके लिए ऐसा करना असंभव ही था। दरअसल घटनाएं ठीक वैसी ही घट रही थी जैसा दुवान वूया ने अनुमान लगाया था। यूकियू निर्मम और निर्मम भाव से लिनफैंग को घूर रहा था, लेकिन वह उस पर हमला नहीं कर रहा था। वह बस मुड़ा और अचानक चला गया। जब भीड़ ने यूकियू को जाते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें हैरानी की बात यह थी कि वे लिनफैंग और सेलेस्टियल एकेडमी के लिए डरे हुए थे। यूकियू के साथ खड़े दोनों युवक लिनफैंग को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। तुरंत बाद वे भी वहां से चले गए। लिनफैंग ने न केवल उन्हें पहले ही अपमानित कर दिया था, बल्कि उस दिन उसने पूरी भीड़ के सामने उनके अपमान का ऐलान भी कर दिया था। वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। जो कोई भी यू कबीले को नाराज करने की हिम्मत करता, उसका अंत कभी भी उचित नहीं होता। लिनफैंग शांत भाव से यूकियू और बाकी दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में उनके प्रति जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। उस दिन जो शुरू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ था। लिनफैंग ये भी समझ गया था कि यूकुल उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर उस समय दुवान वूया ने लिनफैंग की मदद न की होती तो यूकियू उसे जिंदा न रहने देता। अगर यूकुल को उसे मारने का मौका मिलता तो वे उसे जरूर मार डालते। इसके अलावा एक और बात थी जो लिनफैंग को समझ नहीं आ रही थी। दूसरा राजकुमार उसकी मदद क्यों करना चाहता था। हालांकि दुवान वूया और यूकियू के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण थे, लिनफैंग को इसके असली कारण समझ नहीं आ रहे थे और न ही उसे यह समझ आ रहा था कि दुवान वूया उसकी मदद क्यों करता रहा। लिनफैंग इस बात से भली भांति अवगत था कि दुवान वूया उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। यू कबीले के चले जाने के बाद बाकी सभी लोग भी जाने लगे, लेकिन नी परिवार और सेलेस्टियल अकादमी के लोग वहां से नहीं गए थे। लॉन्गडिंग ने युद्ध मंच की ओर देखा। हेइमो और लिनफैंग अभी भी मंच पर खड़े थे। फिर उसने कहा, नियान, लिनफैंग, आज का युद्ध यहीं समाप्त होता है। इसे ड्रॉ माना जाता है। अब आप जा सकते हैं। छोटे यान, चलो चलते हैं, नी कबीले के एक सदस्य ने हेइमो से कहा। हालांकि लिनफैंग घायल था, फिर भी वह बेहद खूंखार था। उसके सभी हमले जानलेवा थे और एक ही वार से जान जा सकती थी। वह नहीं चाहता था कि हेइमो लिनफैंग से लड़ता रहे। लिनफैंग बहुत खतरनाक था, उसने लगभग हेइमो को मार ही डाला था। हेइमो ने लिनफैंग को ध्यान से देखा। वह असमंजस में दिख रहा था। तुरंत बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। लिनफैंग ने हेइमो की पीठ की ओर देखा। वह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन सबको साफ पता था कि लिनफैंग ही विजेता है। बेशक लिनफैंग की नज़र में हार या जीत सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उसने सबको साबित कर दिया था कि उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। इसके अलावा लिनफैंग को हेइमो के प्रति कोई नफरत नहीं थी। आज यू कबीले के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद लिनफैंग और हेइमो के बीच का संघर्ष महत्वहीन लग रहा था। भीड़ लिनफैंग को देख रही थी। सबके मन में उसके बारे में अलग अलग राय थी, लेकिन उस दिन लिनफैंग की ताकत और स्वाभाविक प्रतिभा ने सबकी धड़कनें तेज कर दी थीं। भीड़ के बीच खड़ी लिनकियान लिनफैंग को घूर रही थी। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। वह बहुत शक्तिशाली था। अतीत में लिनफैंग को लिनकुल से निकाल दिया गया था और उसे बेकार समझा जाता था। उस क्षण लिनकियान को बेहद हीन महसूस हुआ और उसे लगा कि वह कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। उसमें भी अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा थी, लेकिन लिनफैंग के सामने वह कुछ भी नहीं थी। लिनफैंग की साधना की गति असाधारण थी और उसकी युद्ध शक्ति भयावह थी। यांगझोउ शहर छोड़ने के बाद से ही लिनफैंग 6ठे लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था और यहां तक कि हेइमो जैसे 7वें लिंगची स्तर के साधक भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। 1 साल पहले लिनफैंग केवल 5वें ची स्तर पर था और उसे तुच्छ समझा जाता था। लिन वंश के पूर्व मुखिया लिन हाई का पुत्र होने के बावजूद भी कोई उसका सम्मान नहीं करता था। लेकिन उस पल जब लिनकियान को लिनफैंग की ताकत का एहसास हुआ तो उसे यकीन नहीं हुआ। अगर लिन कबीले को पता चल जाता कि लिनफैंग कितना ताकतवर हो गया है तो शायद उन्हें लिनकियान के लिए उसकी बलि देने का पछतावा होता। जब लिन कबीले की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा तो लिनकियान चिंतित हो गई। लिन कबीले को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वे उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे और कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। हर कोई कबीले से निकाले गए उस निकम्मे के बारे में सोचेगा, उसके बारे में नहीं। चिंता मत करो, जब मौका मिलेगा मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, लिनकियान के बगल में खड़े चू जानपेंग ने कहा। उसने देखा कि लिनकियान के चेहरे के भाव बदल गए थे। लिनफैंग भले ही बेहद ताकतवर था, लेकिन उसके सामने वह बिल्कुल तुच्छ था। लिनफैंग को मारना उसके लिए बहुत आसान था। उच्च अधिकारी का पद स्वाभाविक प्रतिभा और असाधारण शक्ति का प्रतीक था।
यह महज अफवाह नहीं थी, अन्यथा इतने सारे लोग इस पद को पाने के लिए इतने उत्सुक न होते। उच्च पद पर होने के कारण कई प्रतिभाशाली लोग प्रवेश पाने के प्रयास में मारे गए थे। लिन qian ने अपना सिर उठाया और चू झानपेंग की ओर देखा। तुरंत बाद उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सचमुच, भले ही लिन फैंग बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वह उच्च अधिकारी चू झानपेंग के सामने क्या कर सकता था। चू झानपेंग ने मुस्कुराते हुए लिन qian को देखा, धीरे से मुड़ा, युद्ध के मैदान की ओर देखा और फिर जोर से बोला, मैंने सुना है कि सेलेस्टियल अकादमी में कई प्रतिभाशाली छात्र हैं और लिन फैंग उनमें से एक है। मैं, भले ही मैं प्रतिभाहीन हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या अकादमी का कोई छात्र मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है, ताकि हम दोनों को लाभ हो सके। जब चू झानपेंग ने बोलना समाप्त किया तो सेलेस्टियल अकादमी के छात्र आश्चर्यचकित रह गए। 8 उच्च अधिकारियों में से एक चू झानपेंग अचानक सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों को चुनौती देना चाहता था। शिव युए के पवित्र प्रांगण के अन्य छात्र उत्साहित थे, अगर चू झानपेंग उन्हें चुनौती देता है तो कौन स्वीकार करेगा। चू झानपेंग एक उच्च अधिकारी थे और पूरे शिव युए देश में ऐसे केवल 8 ही अधिकारी थे, लेकिन सेलेस्टियल अकादमी में एक भी उच्च अधिकारी नहीं था। मैंने पहले भी कहा है, शिव युए का पवित्र प्रांगण अत्यंत शक्तिशाली है। इसने सबसे बड़े संप्रदायों के सभी प्रतिभाशाली छात्रों को अपने साथ एक ही संस्थान में ले आया है। जब से स्वर्गीय अकादमी की स्थापना हुई है, हम केवल अपनी शक्ति के बल पर धीरे धीरे मजबूत होते आए हैं। हम पवित्र प्रांगण का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? लॉन्गडिंग ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। शिव युए के पवित्र प्रांगण के छात्रों को स्वयं पवित्र प्रांगण द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया था, उन्हें अन्यत्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी शक्ति के कारण यहाँ एकत्रित किया गया था। बेशक चू झानपेंग लॉन्गडिंग का मतलब समझ गया था। उसने बस मुस्कुराते हुए लिन फैंग की तरफ देखा और कहा, लगता है कुछ लोग लॉन्गडिंग की राय से सहमत नहीं हैं। कैदी अखाड़े में लिन फैंग ने जू यू के पवित्र आंगन का अपमान किया और कहा कि यह बेशर्म है और सिर्फ धांधली वाले मुकाबले लड़ता है। मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि वह गलत था। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और चू झानपेंग और लिन qian की ओर देखा। मन ही मन वह ठंडी मुस्कान लिए हुए था। हाओ युए संप्रदाय का उच्च अधिकारी कुत्ते की तरह व्यवहार करते हुए पवित्र प्रांगण में आ गया और अब भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की जल्दी में है। लिन फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा और आगे बोला, चू झानपेंग, क्या जू युए के पवित्र प्रांगण के सभी लोग तुम्हारे जैसे हैं? क्या वे सभी इतने बेशर्म हैं? शिव युए के पवित्र प्रांगण का एक शिक्षक मुस्कुराते हुए लिन फैंग को घूर रहा था। उन्होंने कहा, तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है, अब बकवास क्यों कर रहे हो? पवित्र प्रांगण को ऐसा नाम देना वाकई शर्मनाक था। चलो फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि जू यू का पवित्र प्रांगण इतना शक्तिशाली है तो क्यों न तुम उप प्रधानाचार्य लॉन्ग से मुकाबला करो। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह शिक्षक आश्चर्यचकित रह गया। तुरंत बाद उन्होंने कहा, उप प्रधानाचार्य लॉन्ग मुझसे काफी बड़े हैं, उनसे लड़ने का क्या फायदा होगा? अगर लड़ने की हिम्मत ही नहीं है तो बकवास क्यों कर रहे हो? लिन फैंग ने शिक्षक के ही तर्कों का इस्तेमाल करते हुए कहा। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, शुए युए के पवित्र प्रांगण के छात्र और शिक्षक दोनों ही बेशर्म हैं। तुम उप प्रधानाचार्य लॉन्ग से यह कहकर लड़ने से इनकार कर रहे हो कि वह तुमसे बड़े हैं, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या चू झानपेंग भी मुझसे बड़े नहीं हैं? उस लड़ाई का प्रस्ताव रखते समय तुमने इस बारे में नहीं सोचा था? जब सेलेस्टियल अकेडमी के लोगों ने लिन फैंग की बात सुनी तो वे सब मुस्कुरा उठे। होली कोर्टयार्ड के लोग सचमुच बेशर्म थे। चू झानपेंग वाकई एक प्रतिभाशाली और 8 उच्च अधिकारियों में से एक था, लेकिन आखिर वह 20 साल से अधिक उम्र का था। अगर लिन फैंग भी 20 साल का होता तो क्या वह अब तक चू झानपेंग के समान शक्ति स्तर तक नहीं पहुंच गया होता? उसे अब चू झानपेंग से लड़वाना सरासर अन्याय था। शिव युए के पवित्र आंगन के शिक्षक थोड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने कहा, स्वर्गीय अकादमी आपकी इच्छा अनुसार किसी भी छात्र का चयन कर सकती है, बशर्ते वह चू झानपेंग के समान आयु का हो। शुए युए के पवित्र प्रांगण में आपके 3 शिष्यों को चुनने का विकल्प भी है। मेरे समान आयु के 3 शिष्यों को चुने, वे तीनों एक साथ मुझसे लड़ सकते हैं। पवित्र प्रांगण के शिक्षक ने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया ही था कि लिन फैंग ने जल्दबाजी में जवाब दिया। सभी लोग स्तब्ध और अवाक रह गए। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो चले जाओ। हमें यहाँ ऐसे बेशर्म और घमंडी लोग नहीं चाहिए जो खुद को बेहद ताकतवर समझते हैं, लेकिन असल में अपने कारनामों से लगातार बेइज्जत होते रहते हैं। लिन फैंग ने बेहद रूखे और ठंडे लहजे में कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, अगर मौका मिला तो मैं खुद शिव युए के पवित्र प्रांगण में दर्शन करने आऊंगा। यदि मुझे अवसर मिला तो मुझे स्वयं जू यू के पवित्र प्रांगण की यात्रा करनी होगी। जब भीड़ ने लिन फैंग को शांत स्वर में ये शब्द कहते सुना तो वे थोड़े आश्चर्यचकित हुए। अगर उसे जू यू के पवित्र प्रांगण में जाना था तो उसे अत्यंत शक्तिशाली होना ही था। उसे कम से कम लोजू और चू झानपेंग की शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होना था, अन्यथा वह केवल अपने आप को मूर्ख साबित कर देता। लिन फैंग के दृढ़ संकल्प पर किसी को कोई संदेह नहीं था। भले ही उन्होंने उससे कभी व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की थी, लेकिन उस लड़ाई ने ही उन्हें लिन फैंग के व्यक्तित्व को समझने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित कर दिया था। वह बेहद दृढ़ निश्चयी, बेपरवाह और निडर था। इसके अलावा वह अहंकारी नहीं था और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था। खतरनाक परिस्थितियों में भी वह न तो हिचकिचाता था और न ही पीछे हटता था। किसी को भी यह नहीं लगा कि लिन फैंग ने ये बातें सिर्फ कहने के लिए कही थीं। लिन फैंग में भी एक शक्तिशाली साधक का हृदय था। वह दृढ़ और लगनशील था। एक दिन वह चू झानपेंग को पीछे छोड़ ही देगा। शिव युए के पवित्र प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति लिन फैंग को घृणास्पद भावों से घूर रहा था। उस समय वह केवल कुछ शिष्यों के सामने ही नहीं बल्कि असंख्य शिष्यों के सामने शिव युए के पवित्र प्रांगण का उपहास कर रहा था। शिव युए का पवित्र प्रांगण अपमानित हो रहा था। कितना क्रूर, अतुलनीय रूप से क्रूर। शिव युए के पवित्र प्रांगण से शिक्षक की आंखों में घातक प्रकाश चमक उठा। उनके शरीर से एक घातक आभा निकल रही थी। उनके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होते ही हवा में चटकने की आवाज गूंज उठी। जिस पत्थर की कुर्सी पर वे बैठे थे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उसी क्षण वे खड़े हो गए। शिव युए का पवित्र प्रांगण आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, शिक्षक ने अत्यंत ठंडे स्वर में कहा और फिर उनकी परछाई क्षण भर के लिए गायब हो गई और वे चले गए। शिव युए के पवित्र प्रांगण में मौजूद अन्य लोगों ने लिन फैंग पर एक नजर डाली और फिर वे भी जाने लगे। कुछ देर बाद लॉन्गडिंग के कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी।
जिस कुर्सी पर वह व्यक्ति बैठा था जो टुकड़ों में टूट चुकी थी वह अभी भी चूर चूर हो रही थी। पत्थर धीरे धीरे चूर चूर हो रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उस पत्थर की कुर्सी को शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके तोड़ा गया था। देखते ही देखते चौक में केवल सेलेस्टियल एकेडमी के लोग ही रह गए। लॉन्गविंग गहरी निगाहों से लिन फैंग को घूर रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग उस लड़ाई में इतना अद्भुत प्रदर्शन करेगा। ये वाकई अप्रत्याशित था, लेकिन लॉन्गविंग को यह स्पष्ट हो गया था कि इस लड़ाई के बाद हेइमो शायद सेलेस्टियल एकेडमी में वापस नहीं आएगा। भीड़ लिन फैंग की ओर देख रही थी। उस दिन सेलेस्टियल एकेडमी के शीर्ष 10 साधकों में से एक लिन फैंग के प्रसिद्ध होने की सीढ़ी बना था। उस दिन के बाद सेलेस्टियल एकेडमी में लिन फैंग की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक है, आज के लिए सब कुछ यहीं रोकते हैं, आप सब जा सकते हैं, लॉन्गविंग ने उठते हुए कहा। उसने जाते हुए सभी लोगों पर एक नज़र डाली और अंत में लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, लिन फैंग तुम्हें भी वापस जाकर आराम करना चाहिए। तुम्हें अपनी चोटों का भी ध्यान रखना चाहिए। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और चलना शुरू कर दिया। मेन किंग अभी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। लिन फैंग ने 2 कदम आगे बढ़ाए और तभी लोगों का एक समूह उसके सामने आ गया। ये लोग लियू फी, जिंगयुन, डुआन फैंग और अन्य थे। आज लिन फैंग और हेइमो के बीच युद्ध का दिन था, वे इसे चूकने वाले नहीं थे। क्या तुम ठीक हो? लियू फी ने लिन फैंग को घूरते हुए पूछा। वह उसके लिए बेहद चिंतित लग रही थी। वह आदमी सचमुच पागल था। उसे रुकना नहीं आता था, चाहे उसके सामने कोई भी हो और चाहे कितने भी लोग हों, वह कभी हार नहीं मानता था। कुछ क्षण पहले लियू फी और अन्य लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन वे लिन फैंग जितने शक्तिशाली नहीं थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, वे केवल घटनाक्रम को घटते हुए देख सकते थे। लिन फैंग ने लियू फी को देखकर मुस्कुराया। लियू फी हैरान तो हुई, लेकिन तुरंत ही उसे राहत महसूस हुई। फिर भी वह लिन फैंग को टकटकी लगाकर देखती रही। आखिर वह क्या सोच रहा था? उसे तो अपनी चोटों की भी परवाह नहीं थी। वह मरा नहीं है तो मैं क्यों मरूं? लिन फैंग अपना सिर खुजा रहा था। हेइमो को भी गंभीर चोटें आई थीं। कुछ देर पहले ही लिन फैंग की तलवार उसके सीने को भेद गई थी, लेकिन दिल बाल बाल बच गया था। लिन फैंग के अन्य अंगों और रक्त संचार प्रणाली को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। यू वंश के लोग सचमुच बेशर्म हैं, युआन शान ने गुस्से से कहा। वे तो बेशर्मी से भी कहीं बढ़कर हैं, डुआन फैंग ने गुस्से में कहा और फिर बोला, अगर दूसरा राजकुमार वहां नहीं होता तो सबसे डरावनी बात यह होती कि वे लिन फैंग पर हमला कर देते। सभी ने हल्के से सिर हिलाया। उस दिन अगर दूसरा राजकुमार वहां नहीं होता तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। चलो चलते हैं, मैंने साधना टावर की 4थी मंजिल पर 8 कमरे हथिया लिए हैं। अगर आपको अभ्यास करना हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिन फैंग ने अपने दोस्तों से कहा, जिससे सभी हैरान रह गए। फिर वे सब व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। लिन फैंग की ताकत के सामने साधना टावर की पूरी 4थी मंजिल पर कब्जा करना वाकई कोई मुश्किल काम नहीं था। साधना टावर की 4थी मंजिल पर वे सभी साधना कक्षों में प्रवेश कर गए। लिन फैंग भी मेन किंग को एक कमरे में ले गया, उसमें कुछ पवित्रता पत्थर रखे और कहा, मेन किंग तुम भी थोड़ी देर साधना करो, मैं तुम्हारे कमरे के सामने वाले कमरे में रहूंगा। ठीक है, मेन किंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। उनकी खूबसूरत आकृति कमरे के अंदर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वह तुरंत मुड़ी और लिन फैंग की ओर देखते हुए बोली, दरअसल अगर आज दूसरे राजकुमार यहाँ नहीं भी होते तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। तुम पर उनका कोई एहसान नहीं है। बात करते करते उसके साधना कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, जिससे लिन फैंग बाहर अकेली और स्तब्ध रह गई। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसने सिर हिलाया और भौहें चढ़ा लीं। वह सोच रहा था कि मेन किंग कितनी शक्तिशाली है। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसे बस इतना पता था कि पिछली बार बाई कबीले का सदस्य, नीले कपड़े पहने वह आदमी जो जुबान क्यू स्तर का था, मेन किंग से डरकर भाग गया था। लिन फैंग को नहीं पता था कि क्या वह पहले भी जुबान क्यू स्तर के अन्य साधकों के खिलाफ लड़ चुकी थी। दूसरा राजकुमार डुआन वुया। लिन फैंग मन ही मन बड़बड़ा रहा था। वह मिलनसार और रहस्यमय राजकुमार समझ से परे था। उस क्षण उसे यकीन हो गया कि द्वितीय राजकुमार डुआन वुया स्वर्गीय अकादमी के संस्थापक हैं। इसका मतलब है कि उप प्रधानाचार्य लॉन्गविंग को उसकी बात सुननी ही होगी। क्या लिन फैंग का स्वर्गीय अकादमी का छात्र बनना डुआन वुया से संबंधित था? अगर वाकई ये डुआन वुया की वजह से था तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? उसे लिन फैंग में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? प्रतिभा, क्षमता। जब वह शाही शहर में पहुंचा और सेलेस्टियल अकादमी के सामने खड़ा हुआ तब कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। किसे पता था कि उसमें प्रतिभा और असाधारण योग्यता है? अगर उन्हें पता भी था कि वह प्रतिभाशाली है तो डुआन वुया जैसे 8 उच्च अधिकारियों में से एक को उसमें दिलचस्पी क्यों होगी? प्रभाव हासिल करने का मामला तो और भी कम संभव था। लिन फैंग किसी प्रभावशाली परिवार से नहीं थे। वे यांगझोउ शहर के लिन वंश से थे और उन्हें तो निष्कासित भी कर दिया गया था। उनके संप्रदाय को तो डुआन तियानलांग ने नष्ट कर दिया था। लिन फैंग ने माथे पर शिकन डाली। उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। फिर उसने कुछ पवित्रता के पत्थर साधना कक्ष में रखे और अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लिन फैंग पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने तुरंत अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त कर दिया। पलक झपकते ही दुनिया अंधकार की दुनिया में बदल गई। मानो लिन फैंग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया हो, वह अंधकार से बनी अपनी ही दुनिया में प्रवेश कर गया। उस क्षण लिन फैंग ने न केवल अपनी दिव्य आत्मा की पहली परत को मुक्त किया, बल्कि दूसरी परत को भी पूरी तरह से मुक्त कर दिया। लिन फैंग के मन में एक भव्य और तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। रंगीन सर्पिल आकृतियां उनके मन में विभिन्न रूपों में फैल गईं। फिर उनकी दिव्य पुस्तक प्रकट हुई। उस समय उनकी दिव्य पुस्तक पहले ही दूसरे पृष्ठ पर खुल चुकी थी, मानो वह प्राचीन काल से ही ऐसी रही हो। लिन फैंग उस किताब को देख रहा था, या यूं कहें कि वह उसके ऊपर देख रहा था। अब किताब के ऊपर हवा में एक तलवार शांति से तैर रही थी। वह तलवार काली थी। वह एक योद्धा की घातक तलवार थी जो युद्ध से उत्पन्न हुई थी। उस क्षण लिन फैंग उस तलवार से निकलने वाली ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह बहुत तीखी और घातक थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बिना पलक झपकाए पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती हो। वह तलवार अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का उपयोग करके लिन फैंग के साथ विलीन होने में सक्षम थी। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया।
लिनफेंग की आंखें अभी भी बंद थीं और वह अभी भी स्थिर था। उसका ध्यान पूरी तरह से किताब के ऊपर तैरती तलवार पर केंद्रित था। छोटे और संकरे साधना कक्ष में एक तीव्र तलवार ऊर्जा निकली और घातक ऊर्जा के साथ मिल गई। फिर एक घनी और सघन युद्ध ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह तलवार ऊर्जा लिनफेंग की दिव्य पुस्तक द्वारा नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से लिनफेंग के शरीर द्वारा उत्पन्न हुई थी। उसकी तलवार ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। घातक ऊर्जा से मिश्रित उसकी तलवार ऊर्जा में युद्ध ऊर्जा भी समाहित थी। कोई भी उस युद्ध ऊर्जा को कम नहीं आंक सकता था। उस काली तलवार को थामते हुए जो स्वर्ग में उठने और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तड़प रही थी। लिनफेंग और हेइमो के बीच हुए युद्ध को 2 महीने बीत चुके थे। छात्र भी अब इसके बारे में कम ही बात करते थे। सेलेस्टियल अकादमी एक बार फिर शांतिपूर्ण स्थिति में लौट रही थी। लिनफेंग और उसके दोस्त अपने अपने साधना कक्षों में थे और अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो रहा था। उसी क्षण साधना टावर से एक आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति ने फटे पुराने छेद वाले वस्त्र पहन रखे थे। उनके वस्त्र पूरी तरह से तार तार हो चुके थे, लेकिन जब भीड़ ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने घृणा के बजाय प्रशंसा के भाव प्रदर्शित किए। वह व्यक्ति लिनफेंग था। जब लिनफेंग ने आकाश की ओर देखा तो पाया कि शाम हो चुकी थी। क्षितिज पर गुलाबी बादल तैर रहे थे। दृश्य बेहद खूबसूरत था, लेकिन साधना की दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसी सुंदरता का आनंद लेने का समय निकालते थे। यहाँ केवल शक्ति ही मायने रखती थी। शक्तिशाली लोगों के पास सब कुछ होता था। कमजोर लोगों को केवल अंतहीन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। लिनफेंग चल रहा था और अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था, लेकिन उसी क्षण एक परछाई चमकी और उसके सामने प्रकट हो गई। जब लिनफेंग ने उस व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए, जिससे उसका आश्चर्य प्रकट हुआ। लिनफेंग उस व्यक्ति को पहले भी देख चुका था। जब वह शाही शहर के बाहरी हिस्से में था तब उसने उसे किंगशिन के रेस्तरां में देखा था। उसने ये भी देखा था कि उस व्यक्ति का रेस्तरां की मालकिन किंगशिन के साथ घनिष्ठ संबंध था। वही काले कपड़े वाला आदमी था। लिनफेंग को उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी, खासकर अकादमी में। युवा स्वामी लिन, मेरा नाम नानशान है। सभी उम्मीदों के विपरीत उस व्यक्ति ने मुस्कुराते और सिर हिलाते हुए बहुत ही विनम्र तरीके से सबसे पहले लिनफेंग से अपना परिचय दिया। नानशान, लिनफेंग ने धीमी आवाज में दोहराया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? जी हाँ, नानशान ने सिर हिलाते हुए कहा। उनके चेहरे पर वह ठंडा भाव नहीं था जो लिनफेंग से पहली मुलाकात के समय था। इसके बजाय वह मुस्कुरा रहे थे और बोले, मुझे चिंता थी कि युवा स्वामी लिनफेंग साधना कक्ष से बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं आएंगे। सौभाग्य से आज आपसे मिलने का अवसर मिल गया। लिनफेंग का आश्चर्य और भी गहरा हो गया। उससे मिलना हैरानी की बात है, वह व्यक्ति सचमुच विशेष रूप से उसे ही ढूंढ रहा था। युवा स्वामी लिन, मेरे कुल के युवा स्वामी आपको भोज में आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे इसी उद्देश्य से आपको ढूंढने के लिए भेजा गया है। मुझे आशा है कि आप उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे और मेरे साथ चलेंगे। नानशान ने अत्यंत विनम्रता से कहा। लिनफेंग आश्चर्यचकित रह गया। भोज? ये छोटे मालिक कौन हैं? मुझे उस भोज में क्यों बुलाना चाहते हैं? लिनफेंग ने हैरानी से पूछा। पिछली बार जब वह नानशान से मिला था तो उनके बीच लगभग लड़ाई हो गई थी। नानशान का उसे भोज में आमंत्रित करना लिनफेंग को अजीब लगा। तुम मेरे कुल के युवा स्वामी को जानते हो। तुमने उसे 2 महीने पहले अपने युद्ध के दौरान देखा था। वह स्वयं युद्ध देखने आया था और दर्शक मंच पर बैठा था। नानशान ने उत्तर दिया। लिनफेंग अचंभित रह गया। क्या वह द्वितीय राजकुमार है? जी हाँ, मेरे स्वामी महामहिम दुवानवुया ही हैं। नानशान ने हल्के से सिर हिलाया। जब लिनफेंग ने उसका जवाब सुना तो उसने नानशान की ओर देखा। नानशान दूसरे राजकुमार के खास लोगों में से एक थी, इसलिए दूसरे राजकुमार को शायद लिनफेंग के बारे में पता था क्योंकि वह उसे किंगशिन के रेस्तरां में मिला था। क्या यह मेंग किंग हो सकती है? लिनफेंग के मन में एक विचार आया। उस दिन लिनफेंग ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था वह अच्छा तो था, लेकिन द्वितीय राजकुमार जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि उस दिन मेंग किंग ने रेस्तरां को तहस नहस कर दिया था, जिससे सभी लोग चौंक गए थे। लेकिन अगर दूसरे राजकुमार को मेंग किंग में दिलचस्पी थी तो वह लिनफेंग को भोज में क्यों बुला रहे थे? मेंग किंग में उनकी दिलचस्पी होने की संभावना बहुत कम थी। मुझे क्यों आमंत्रित किया? लिनफेंग ने पूछा। महामहिम ने कहा है कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नानशान ने उत्तर दिया। लिनफेंग असमंजस में लग रहा था। वह कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, क्या हमें अभी निकलना होगा? नानशान ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, दावत जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर आपको कोई असुविधा न हो तो हमें अभी चलना चाहिए। ठीक है, लिनफेंग ने एक पल हिचकिचाने के बाद सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह ये भी पता लगाना चाहता था कि दूसरा राजकुमार उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। सुरक्षा की बात करें तो सभी उम्मीदों के विपरीत लिनफेंग को कोई चिंता नहीं थी। अगर वे उसे मारना चाहते तो उन्हें ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे राजकुमार दुवानवुया के सामने लिनफेंग कुछ भी नहीं था। नानशान ने सोचा भी नहीं था कि लिनफेंग इतनी आसानी से सहयोग करेगा। नानशान आगे आगे चल रही थी और वे दोनों निकल पड़े। युवा स्वामी लिन, यहाँ आइए, मैंने घोड़े तैयार कर लिए हैं। नानशान ने उस स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा जहाँ 2 दिव्य घोड़े खड़े थे। दोनों घोड़े बेहद शक्तिशाली दिख रहे थे। उनके सिर से 2 लाल सींग भी निकले हुए थे। कीमती घोड़े वाकई साधारण घोड़ों से बिल्कुल अलग थे। ड्रैगन कोल्ट हॉर्स, उद्धरण चिन्ह। जब लिनफेंग ने इन 2 दिव्य घोड़ों को देखा तो उसने आह भरी। ड्रैगन कोल्ट घोड़े बहुत उच्च कोटि के घोड़े थे। वे साधारण जानवर नहीं थे और बेहद मूल्यवान थे। वे अत्यंत फुर्तीले और शक्तिशाली पैर वाले थे। साधारण घोड़े एक दिन में 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते थे, जबकि ड्रैगन कोल्ट घोड़े एक दिन में 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते थे। वे साधारण घोड़ों से 10 गुना तेज थे। वे चीशी घोड़ों से भी तेज थे। जी हाँ, ड्रैगन कोल्ट घोड़े। नानशान एक घोड़े को लिनफेंग की ओर खींच रहा था। फिर वह दूसरे घोड़े पर कूद गया। लिनफेंग की ओर देखकर बोला, युवा स्वामी लिन, मैं आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे आइए। बात करते करते नानशान ने घोड़े के पेट के दोनों किनारों को दबाया और प्रकाश की गति से वहां से निकल गया, जो किसी भ्रम की तरह लग रहा था। लिनफेंग भी घोड़े पर सवार हो गया।
दोनों की परछाइयां सेलेस्टियल एकेडमी से तेजी से गुजरी और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। डॉट 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 शियुए देश के शाही शहर में सबसे प्रसिद्ध स्थान संभवतः शाही महल था। इसके अलावा एक और स्थान था जिसकी भी अच्छी प्रतिष्ठा थी। शाही शहर का सबसे बेहतरीन पेय प्रेम पीड़न का नशा नामक शराब थी। इसे पीकर नशे में धुत लोगों को ऐसा लगता था मानो वे प्रेम में डूबे हुए हों। उस तरह की शराब बनाने के लिए केवल एक ही जगह थी, प्रेम रोग का जंगल। शाही शहर में बहुत से लोग केवल नाम से ही वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रेम रोग वन का दौरा नहीं किया था। उनमें से कई लोगों ने प्रेम रोग की शराब का स्वाद भी नहीं चखा था, क्योंकि प्रेम रोग की शराब को प्रेम रोग वन से बाहर ले जाना मना था। यह एक अटल नियम था और सभी को इसका पालन करना पड़ता था, यहाँ तक कि कुलीन और धनी साधकों को भी। शाही कुल के सदस्यों को भी प्रेम रोग वन के नियमों का पालन करना आवश्यक था। लवसिक फॉरेस्ट की रचना के बाद से इस नियम में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया था। अफवाहों के अनुसार लवसिक अल्कोहल के निर्माता ने इसे विशेष रूप से प्रेमियों के लिए बनाया था। इसके अलावा किसी कारणवश केवल धनी और कुलीन लोग ही प्रेम रोग वन में प्रवेश कर सकते थे। आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उसी क्षण नानशान और लिनफैंग प्रेम पीड़ित वन में प्रवेश कर गए, लेकिन वे अब अपने घोड़ों पर सवार नहीं थे। उन्हें पैदल चलना पड़ा क्योंकि जंगल के अंदर घोड़े की सवारी करना मना था। जब लिनफैंग ने उस दृश्य को देखा तो वह एक शांत और निर्मल मन की अवस्था में प्रवेश कर गया। वह बांस के पेड़ों के हरे भरे जंगल, छोटे पुलों और बहते पानी से घिरा हुआ था। हवा में फैली मनमोहक सुगंध हर सांस के साथ सुखद अनुभूति प्रदान कर रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि शाही शहर में ऐसे पवित्र स्थान भी हो सकते हैं। ये किसी न किसी रूप में शिक्षक के आड़ू के बगीचे जैसा दिखता था, लेकिन प्रेम रोग वन उससे भी कहीं अधिक रहस्यमय और जादुई प्रतीत होता था। क्या शानदार जगह है! लिनफैंग प्रशंसा से आहें भर रहा था। कुछ लोग बांस के जंगल के बीच में शराब पी रहे थे। वे सभी खूब आनंद ले रहे थे। उनमें से अधिकतर उच्च सामाजिक स्थिति के लोग थे, लेकिन उनमें अहंकार नहीं दिख रहा था क्योंकि वे प्रेम पीड़ित वन में थे और उनके लिए अपने से भी उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोगों से मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। नानशान ने लिनफैंग को नीले पत्थरों से बने एक संकरे और घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ाया। वे धीरे धीरे चल रहे थे और कुछ ही क्षणों में लिनफैंग के सामने एक झील दिखाई दी। ये झील बांस के पेड़ों, घास और अन्य पौधों से घिरी हुई थी। ये किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। झील के बीचों बीच एक विशाल और चौड़ा मंडप था। उस मंडप के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। बिल्कुल यही जगह है युवा स्वामी लिन, आप वहां जा सकते हैं, नानशान ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल लकड़ी से बना एक रास्ता उस मंडप की ओर जाता था। अपनी बात समाप्त करते ही नानशान मुड़ा, उसकी परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। उसका मिशन पूरा हो चुका था और उसे अब वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। लिनफैंग असमंजस में दिख रहा था। उसने उस भव्य मंडप को देखा। वह अकेला मंडप नहीं था, वहां और भी मंडप थे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। पूरी झील एकदम शांत थी। बस कभी कभार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जो उस मंडप से आ रही थी जिसमें लोगों का एक समूह मौजूद था। लिनफैंग लाल लकड़ी से बने रास्ते की ओर चलने लगा। जब वह मंडप में प्रवेश करने ही वाला था, तभी पलक झपकते ही उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। जब उस व्यक्ति ने लिनफैंग के फटे पुराने कपड़े देखे तो उसने भौहें चढ़ाकर कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। लिनफैंग ने पीछे मुड़कर भौहें चढ़ाईं। उसने उस युवक को देखा। वह युवक एक शानदार चांद पाव पहने हुए था। उसके बाल बंधे हुए थे। वह दिखने में भी बेहद आकर्षक था, लेकिन वह ठंडे और घमंडी लहजे में लिनफैंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। लिनफैंग ने उस युवक पर बस एक नज़र डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद वह मंडप की ओर चलता रहा। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? जब उस युवक ने देखा कि लिनफैंग उसे अनदेखा कर रहा है तो उसका लहजा और भी ठंडा हो गया। शाही शहर के युवक उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे, यहाँ तक कि द्वितीय राजकुमार भी उसका कुछ हद तक सम्मान करते थे। उसे स्वयं दुवान वुया ने भोज में आमंत्रित किया था। उसने सोचा भी नहीं था कि लाल लकड़ी से बने उस ढके हुए रास्ते पर उसकी मुलाकात फटे पुराने कपड़े पहने एक अभिमानी युवक से होगी जो उसे अनदेखा कर देगा। लिनफैंग ऐसे चलता रहा मानो वह दूसरा युवक वहां मौजूद ही न हो। लिनफैंग को इस तरह व्यवहार करते देख उस युवक ने गंभीर भाव धारण कर लिया। तुरंत ही उसकी मुट्ठी से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जिससे एक तेज ठंडी हवा उत्पन्न हुई। बूम! उसी क्षण लिनफैंग के शरीर से एक प्रचंड युद्ध ऊर्जा निकली और हवा में फैल गई। यह ऊर्जा विचित्र थी और ऐसा लग रहा था मानो आग लगी हो। यह अजय प्रतीत हो रही थी, मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर देगी। युद्ध की ऊर्जा ने उस युवक को चौंका दिया, जिसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस ऊर्जा के कारण उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। लिनफैंग ने पीछे मुड़कर अपनी मुट्ठी को तीव्र ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया। दोनों मुट्ठियां जोरदार तरीके से टकराईं। बूम! लाल लकड़ी से बना ढका हुआ रास्ता बुरी तरह हिल रहा था, लेकिन टूटा नहीं। वह बेहद मजबूत था। युवक की आंखों में भय झलक रहा था और टक्कर के प्रभाव से उसका शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा। लिनफैंग के शरीर से अभी भी प्रबल युद्ध ऊर्जा निकल रही थी। वह किसी भयानक योद्धा की तरह दिख रहा था। अगली बार कुछ भी करने से पहले सोच लेना, लिनफैंग ने बेपरवाही से कहा। फिर वह मुड़कर मंडप की ओर चलने लगा, उस युवक को रास्ते में उदास मन से अकेला छोड़कर। उसे लगभग अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति ने सबक सिखाया था। इसके अलावा लिनफैंग ने व्यंग्य भरे लहजे में उससे कहा था कि कोई भी काम करने से पहले सोचो। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे और उसके चेहरे पर विकृत और बदसूरत भाव आ गए। रुको! युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। कुछ क्षण पहले ही वह लापरवाह हो गया था। वह लिनफैंग को यह दिखाना चाहता था कि कार्य करने से पहले सोचना क्या होता है, लेकिन लिनफैंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह ढके हुए रास्ते पर चलता रहा और जल्दी ही मंडप तक पहुंच गया। वह मंडप बहुत विशाल था। लोग दो पंक्तियों में जमीन पर बैठे थे। उनके सामने चंदन की लकड़ी की एक मेज थी जिस पर नक्काशी की गई मूर्तियां बेहद सजीव लग रही थीं। वह मेज अत्यंत कीमती और मूल्यवान थी, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल खाने पीने के लिए कर रहे थे। मंडप के बीचों बीच आकर्षक चौंगसम पहने हुए सुडौल और सुंदर महिलाओं का एक समूह था। वे मुस्कुराते हुए हल्के और सुंदर ढंग से नृत्य कर रही थीं। अगर वे उस जगह पर किसी युवक का ध्यान आकर्षित कर लेती तो भविष्य में उन्हें वहां आकर नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम पीड़ित वन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था।
वहां बैठे सभी युवाओं का सामाजिक स्तर बेहद ऊंचा था, यहाँ तक कि लिवसिक फॉरेस्ट के अंदर भी। लेकिन दोनों कतारों में बैठे लोग नाचती हुई महिलाओं को नहीं देख रहे थे, बल्कि वे लिन फैंग को देख रहे थे। कुछ क्षण पहले ही ढके हुए रास्ते में चल रही लड़ाई ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था। लिन फैंग को देखते ही उन सबके चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। कुछ शांत थे, कुछ उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ उदासीन थे। हैरानी की बात यह थी कि वह लिन फैंग ही था। कितना सुखद और सुरुचिपूर्ण है। झील पर खूबसूरत लड़कियां मुस्कुराते हुए पेय पदार्थ परोस रही थीं। कितना सुंदर दृश्य था। उस समय लिन फैंग ने भी भीड़ की ओर देखा। वहां लगभग 20 से 30 लोग थे। लिन फैंग उनमें से कुछ को पहचानता था। वहां वह युवक था जिसका पारिवारिक नाम यू था, जिसे लिन फैंग ने अपमानित किया था। वहां मेंग चोंग नाम का एक व्यक्ति भी था जिसे लिन फैंग ने नीलामी बाजार में उकसाया था। वहां दुवान तियान लैंग का बेटा दुवान हान भी था। वहां दुवान ली की बेटी दुवान यू थी। लिन फैंग ने वे नाओ जू को भी देखा। वह भी आश्चर्यजनक रूप से वहां मौजूद था। इन सभी लोगों में एक बात समान थी, वे सभी उच्च सामाजिक स्थिति वाले कुलीन लोग थे। वे प्रभावशाली थे और उनके सभी कुलों का काफी दबदबा था। लिन फैंग ने सोचा भी नहीं था कि वहां उसे इतने सारे परिचित लोग मिलेंगे। वह थोड़ा हैरान था। इसके अलावा उनमें से कुछ के चेहरे पर उसे देखते हुए एकदम भावहीनता थी। लिन फैंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अपनी और वे नाओ जू की ताकत के अलावा लिन फैंग को दूसरों की ताकत का अंदाजा नहीं था। उनमें से कई तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यूनहाई संप्रदाय में दुवान हान बेहद घमंडी था। उस समय अगर लिन फैंग उससे लड़ता तो वह आसानी से जीत जाता। लिन फैंग, मेरे बगल में आकर बैठो। वे नाओ जू लिन फैंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान वहां मौजूद अधिकांश महिलाओं की मुस्कान से भी अधिक सुंदर थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। क्या वे नाओ जू और लिन फैंग दोस्त थे? वे नाओ जू के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए लिन फैंग के साथ उनकी दोस्ती सती नहीं थी। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग द्वारा अभी अभी उड़ा दिया गया व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसके शरीर के चारों ओर एक ठंडी ऊर्जा फैली हुई थी। वह दमनकारी ऊर्जा छोड़ते हुए लिन फैंग की ओर बढ़ा। आश्चर्यजनक रूप से उसे पूरी भीड़ के सामने लड़ने में कोई संकोच नहीं था। ये देखकर भीड़ उत्साह से भर उठी। लिन फैंग और वे नाओ जू अच्छे दोस्त थे, जिससे वे हैरान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग ने उस युवक को नाराज कर दिया था। कितनी गुस्ताखी। शाही शहर में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उसे नाराज करने की हिम्मत करते थे। भाई यू, भाई लिन, आज आप मेरे मेहमान हैं। मैंने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। हालांकि मैं आपके बाद सफाई करने का इरादा नहीं रखता, इसलिए कृपया बैठ जाए। दूसरा राजकुमार मुख्य आसन पर बैठा था। उसने लिन फैंग और उस युवक से नर्म और सौम्य स्वर में यह बात कही, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके बालों में एक कोमल हवा बह रही हो। युए उपनाम वाले उस युवक ने जब भोज के बारे में दोबारा सोचा तो उसके शरीर के चारों ओर छाई शीतल ऊर्जा गायब हो गई। उसने दुवान वुया को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया और तुरंत एक तरफ हट गया। महामहिम, लिन फैंग ने दूसरे राजकुमार से कहा। तुरंत बाद वह वे नाओ जू की ओर गया और उसके बगल में बैठ गया। उसका चेहरा भावहीन और उदासीन था। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये लिन फैंग हैं। ये सेलेस्टियल एकेडमी के छात्र हैं। 2 महीने पहले इनका नियान के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। दूसरा राजकुमार मुस्कुरा रहा था। कई लोग आश्चर्यचकित थे। नियान ही हेइमो था। कई लोगों ने उस युद्ध के बारे में सुना था। दरअसल हेइमो उस युद्ध में बुरी तरह हार गया था, लेकिन यूकियू ने हस्तक्षेप किया था। हेइमो सौभाग्य से बच गया था। हालांकि कई लोगों को यह नहीं पता था कि हेइमो ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह उनके सामने खड़े इस युवक के खिलाफ लड़ रहा था। उनमें से कई लोगों ने तुरंत अपनी तिरस्कार भरी निगाहें हटा लीं। जिसने हेइमो को लगभग मार ही डाला था, वह इतना छोटा था। इसलिए तो दूसरे राजकुमार ने उसे वहां आने का निमंत्रण दिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देहाती लड़का, आवारा, एक ठंडी आवाज ने कहा। ये शब्द मेंग चोंग ने कहे थे। वह लिन फैंग को घूर रहा था, जिससे पता चलता था कि उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। अतीत में लिन फैंग ने उसे कई बार अपमानित किया था। इस बार वह लिन फैंग को आसानी से बख्शने वाला नहीं था। हेइमो के साथ ड्रॉ, बस इतना ही। और हैरानी की बात है कि वो इतना घमंडी रवैया अपनाता है। ये तो जिक्र करने लायक भी नहीं है, युए उपनाम वाले उस युवक ने कहा। अगर हेइमो ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो वो जीत सकता था। भाई युए तो बस अपने मन की बात कह रहे हैं। भाई लिन को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरे राजकुमार ने स्नेहपूर्वक कहा। उन्होंने युए परिवार के उस नौजवान का ही जिक्र किया, लेकिन मेंग चोंग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, मेंग चोंग इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये देखकर लिन फैंग मन ही मन हंस पड़ा। मेंग चोंग तो बस एक मूर्ख था और कुछ नहीं। यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक दर्जा ऊंचा तो था, लेकिन पर्याप्त ऊंचा नहीं था, और उसने दूसरे राजकुमार की बात पर सवाल उठाने की हिम्मत की, तो अगर वह पूरी तरह मूर्ख नहीं था तो क्या था? ठीक यही अभी अभी हुआ था। कुलीन साधकों के बीच सामाजिक भेदभाव मौजूद थे। आइए भाई लिन, मैं आपको एक युवक से मिलवाता हूँ। भविष्य में आप दोनों संपर्क में रहें। भाई यू वंश के सदस्य हैं। प्रेम रोग वन का निर्माण यू वंश ने ही करवाया था। जब लिन फैंग ने दूसरे राजकुमार की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। युए वंश, दुवान वंश और यू वंश शाही शहर के 3 सबसे बड़े वंश थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह युवक इतना घमंडी था। उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ऊंची थी और इसके अलावा प्रेम पीड़ित वन उसके वंश का हिस्सा था। लेकिन लिन फैंग कुछ ही सेकंड के लिए हैरान हुआ। लिन फैंग पहले ही ज़ुयू देश के सभी प्रभावशाली क्षेत्रों के लोगों से मिल चुका था, सिवाय लुओजिया संप्रदाय के लोगों के, जो देश के एक दूरदराज के कोने में स्थित था। उसके बाद दूसरे राजकुमार ने लिन फैंग से मेंग चोंग समेत कई अन्य लोगों का परिचय कराया। हैरानी की बात यह थी कि मेंग चोंग के पिता शाही शहर के रक्षकों के कमांडर थे, जो कि कुलीन सैनिकों का एक समूह था। ऐसा प्रतीत हुआ कि लिन फैंग ने उस दिन जिस ऊर्जा का अनुभव किया था वह वास्तव में सैनिकों की ही ऊर्जा थी। जहां तक उस युवक की बात है जिसका पारिवारिक नाम यू था, उसका नाम यू तियानशिंग था। वह यू वंश के मुखिया का 5वां पुत्र था। उसकी सामाजिक स्थिति असाधारण थी। लिन फैंग ने उससे लड़ाई की थी और उसके बाद यू नाराज हो गया था और लिन फैंग को मारना चाहता था। जहां तक वे नाओ जू का सवाल था, दूसरे राजकुमार ने उनका परिचय बिल्कुल नहीं कराया था।
लेकिन जब लिन फैंग ने दूसरे राजकुमार की बात पूरी सुनी तो आश्चर्य से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इन लोगों का पूरे देश में सबसे अधिक प्रभाव था और अगर वे चाहें तो देश का पूरा भाग्य बदल सकते थे। ये सभी लोग सेनापतियों और नेताओं के इर्द गिर्द ही रहते थे। ये सभी सामाजिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर थे। वहाँ दूसरे राजकुमार दुवान वुया और एक महिला थी। उसने फिरोजी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके खूबसूरत काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे। वह बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेहमानों के दिल उसके हर कदम के साथ धड़क रहे हों। कितनी खूबसूरत महिला है। जब लिन फैंग ने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो वह अचंभित रह गया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसके चेहरे की बनावट बेहद कोमल थी। उसके शरीर पर एक भी दोष नहीं था। वह एक सुंदर ऑर्किड फूल की तरह लग रही थी जिसकी मनमोहक सुगंध इंद्रियों को जगा देती थी। शिन्ये, अगर आप चाहें तो, दुवान वुया ने रुकते हुए और उस खूबसूरत महिला को अपने आगे से गुजरने देते हुए कहा। सुंदर महिला ने कुछ नहीं कहा और चलती रही। वह धीरे धीरे और शालीनता से चल रही थी। उसी समय मंडप में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। राजकुमारी, सभी लोगों ने अत्यंत कोमल स्वर में ये शब्द कहे। उनके चेहरे पर मनमोहक और स्नेहपूर्ण मुस्कान थी, मानो वे उस सुंदर स्त्री का स्नेह प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हों। हालांकि उस सुंदर स्त्री ने कुछ नहीं कहा। उसने बिना उनकी ओर देखे बस हल्के से सिर हिलाया और शालीनता और कोमलता से आगे बढ़ती रही। राजकुमारी, वह खूबसूरत महिला वर्तमान राजकुमारी वु दुवान्या की छोटी बहन महारानी दुवान शिन्ये थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसका रुतबा भी बहुत ऊंचा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका कोई प्रेमी नहीं था, जिससे सभी कुलीन युवक बेहद उत्साहित थे। अगर उन्हें उससे संबंध बनाने का मौका मिल जाता तो वे अपने अपने कुलों में और भी प्रसिद्ध हो जाते। यह उनके लिए एक अद्भुत अवसर भी होता। आखिरकार वे सभी कुलीन परिवारों से थे। उनके कई भाई थे जो सत्ता के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। सत्ता को लेकर लगातार झगड़े होते रहते थे। दुवान शिन्ये आगे बढ़ीं और अपनी सीट पर पहुंचकर बैठ गईं। दुवान वुया भी उसके बगल में बैठ गई, मुस्कुराए और बोली, शिन्ये, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनसे तुम शायद कभी नहीं मिली हो। मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। बातचीत के दौरान दुवान वुया ने लिन फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लिन फैंग है जो सेलेस्टियल अकादमी का छात्र है। उसकी स्वाभाविक प्रतिभा असाधारण है। कम उम्र में भी उसकी ताकत नियान से कहीं अधिक है। दुवान शिन्ये ने अपना सिर उठाया और ठंडे और उदासीन भाव से लिन फैंग को देखा, लेकिन जब उसने उसके फटे पुराने कपड़े देखे तो वह स्तब्ध रह गई। मंडप में हर कोई उच्च सामाजिक स्तर का था। हर कोई असाधारण रूप से सजे धजे, सुंदर और सम्मानित था। हैरानी की बात यह थी कि लिन फैंग के कपड़े फटे पुराने थे। लोगों का ध्यान आकर्षित किए बिना रहना मुश्किल था। लेकिन तुरंत बाद दुवान शिन्ये ने मुड़कर लिन फैंग को देखना बंद कर दिया। शिन्ये, देखो, शाही शहर से कई सुंदर युवक यहाँ आए हैं। प्रेम में मदहोश कर देने वाली शराब का एक गिलास पियो और देखो कि तुम्हें कोई पसंद आता है या नहीं। दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए कहा। दुवान शिन्ये ने अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखा और कहा, भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, शिन्ये, मैंने तुम्हारे लिए ये भोज बड़ी सावधानी से तैयार किया है। दुवान वुया के चेहरे पर एक स्पष्ट और प्यारी मुस्कान थी। दुवान शिन्ये ने फर्श की ओर देखा और चुप रही। इतने समय में उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जिसे वह पसंद करती हो। उसी क्षण यू तियानचेन खड़ा हुआ, शराब का एक गिलास उठाया और उसे देते हुए बोला, शिन्ये, बहुत दिनों बाद मिले। कैसी हो? तियानचेन भाई, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। दुवान शिन्ये और युए तियानचेन आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन युए के चेहरे पर भाव ठंडे और उदासीन बने रहे। उसने अपना गिलास थोड़ा ऊपर उठाया और एक घूंट लिया। अगर तुम ठीक हो तो मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूँ, युए तियानचेन ने कोमल स्वर में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसने कहा, कुछ देर पहले मेरे दादाजी ने हमारे बारे में पूछा था। वे चाहते हैं कि हमारी सगाई हो जाए और हम शादी कर लें। जब युए तियानचेन ने बोलना समाप्त किया तो कई लोगों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। युए तियानचेन का रुतबा उनसे कहीं अधिक ऊंचा था। भले ही युए वंश संयमी था, फिर भी कोई उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करता था। वे सभी अच्छी तरह समझते थे कि यदि शाही शहर के 3 सबसे बड़े वंशों को विभाजित किया जाए तो दुवान वंश और युए वंश एक ही स्तर पर थे। उनका प्रभाव लगभग बराबर था, बल्कि यू वंश से कहीं अधिक मजबूत था। जब दुवान वुया ने युए तियानचेन के मुंह से शादी शब्द सुना तो उसने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय ठंडी चमक दिखाई दी। भाई यू, तुम शिन्ये से शादी नहीं करोगे? दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए कहा। महामहिम, मुझे खेद है कि मैंने आपको ठेस पहुंचाई, लेकिन मेरे दादाजी का कोई पुत्र नहीं है। उनकी बहन की केवल एक पुत्री है। मेरे कुल में घटित गुप्त बातों के बारे में आपको अन्य लोगों से कहीं अधिक जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि मेरे दादाजी और मेरा सीधा संबंध नहीं है, फिर भी युए कुल में सभी का मानना है कि युए तियानचेन यानी मुझे ही शिन्ये से विवाह करना चाहिए। इससे मैं उनका प्रत्यक्ष वंशज और अगला उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। युए तियानचेन दुवान वुया को देख रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बात करते समय वह घबराया हुआ लग रहा था। उसे सबके सामने अपने कबीले के मामलों पर बात करना पसंद नहीं था। शायद किसी प्रत्यक्ष वंशज के लिए कहीं और कोई अवसर हो। दुवान वुया ने युए तियानचेन की ओर देखते हुए रहस्यमय लहजे में कहा। असंभव, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटना संभव ही नहीं है। महाराज, आपको मुझसे बेहतर स्थिति समझनी चाहिए। युए तियानचेन के दृढ़ निश्चय को सुनकर दुवान वुया ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, खैर, शिन्ये की शादी तभी होगी जब उसे कोई पसंद का व्यक्ति मिल जाएगा। उसे अपने जीवन साथी को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। आओ भाई यू और पियो। दुवान वुया ने बातचीत का विषय बदलते हुए अपना गिलास उठाया और मुस्कुराया। युए तियानचेन को पता था कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में वह ज्यादा अधीर नहीं हो सकता था, इसलिए उसने दुवान वुया के साथ शराब पीना जारी रखा। दुवान शिन्ये को अपने रक्त आत्मा से अविश्वसनीय वंशानुगत शक्ति प्राप्त है। यदि कोई पुरुष उससे विवाह करे और संतान उत्पन्न करे तो उनकी संतानें भी उस रक्त आत्मा की शक्ति की वारिस होंगी। यदि कोई पुरुष उससे विवाह कर लेता तो उसे अनेक अन्य लाभ भी प्राप्त होते। परंतु उस प्रकार की स्त्री के पीछे युवा पुरुष बत्तखों के झुंड की तरह दौड़ते नहीं, मानो सब उससे विवाह करने के लिए बेताब हों। दुर्भाग्य से बाकी लोग हमेशा इच्छुक रहते थे, जबकि वह हमेशा उदासीन बनी रहती थी। वह हमेशा ऐसी बातों पर ठंडी और उदासीन प्रतिक्रिया देती थी।
उसे प्यार पाने की इच्छा ही नहीं थी और उसे कभी किसी में दिलचस्पी भी नहीं रही। दुवानशिन ये राजकुमारी थी। उन्होंने कई उत्कृष्ट शिष्यों को देखा था, शायद जरूरत से ज्यादा। उनके 2 भाई दुवान वू दाओ और दुवान वूया थे। युवराज दुवान वू दाओ अद्वितीय, अद्भुत और बेहद शक्तिशाली थे। दूसरे राजकुमार भी उतने ही प्रतिभाशाली थे। उनमें स्वाभाविक प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। वे लोगों की अपेक्षाओं को समझते थे और बेहद मिलनसार थे। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ थे। एक साधारण व्यक्ति कभी भी उनके दिल की धड़कन को तेज नहीं कर सकता था। लिन फेंग अभी भी वहीं बैठा अपनी ड्रिंक पी रहा था और अपने काम में मग्न था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि दुवान वूया ने उसे उस भोज में क्यों बुलाया था, लेकिन भोज के दौरान दुवान वूया ने लिन फेंग को कुछ अर्थपूर्ण और गंभीर निगाहों से देखा था। लिन फेंग को समझ नहीं आया कि वह क्या चाहता था। यह एक खूबसूरत जगह है और यहाँ एक खूबसूरत लड़की भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। मेंगचोंग के बगल में बैठे व्यक्ति ने अचानक कहा, भाई फेंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेंगचोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, हम सभी युवा और आकर्षक पुरुष हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर हम सभी समान नहीं हैं। हमें थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए और राजकुमारी को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अचानक कई लोग दिलचस्पी दिखाने लगे। साधना हमेशा से एक अच्छा प्रेरक रही है। राजकुमारी को अपनी शक्ति दिखाना बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं था। मजे को बढ़ाने से आपका क्या मतलब है? किसी और ने पूछा। तब फेंगुप नाम वाले उस युवक ने आगे कहा, बेशक मेरा मतलब लड़ाइयों से है। हम अपने प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं और आपस में सलाह मशविरा कर सकते हैं। वाह, क्या बढ़िया विचार है। भाई फेंग सचमुच असाधारण है। मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं तो उनसे कहीं कमतर हूँ। भाई फेंग किसे अपना प्रतिद्वंदी चुनेंगे? मेंगचोंग मुस्कुराते हुए बोला। इसके तुरंत बाद लिन फेंग ने अपना सिर नीचे किया और शराब का गिलास पीता रहा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है और वह व्यक्ति फेंगुप नाम वाला युवक था। उस समय कई लोग लिन फेंग को ऐसे देखने लगे मानो कोई बड़ा आयोजन अब शुरू होने वाला हो। मैंने राजकुमार को यह कहते सुना है कि लिन फेंग हेइमो को हरा सकता है। मैं फेंग शियाओ उनसे कुछ सलाह लेना चाहूंगा। क्या भाई लिन मानेंगे? जब लिन फेंग ने फेंग शियाओ की आवाज़ सुनी तो उसने हाथ उठाकर उसकी ओर देखा। तभी उसने देखा कि मेंगचोंग मुस्कुरा रहा था। लिन फेंग मन ही मन ठंडी मुस्कान लिए। मैं हार स्वीकार करता हूँ, लिन फेंग ने बेपरवाही से कहा और फिर अपना सिर नीचे करके पीना जारी रखा। इसके बाद उसने फेंग शियाओ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसे किसी महिला को आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भीड़ स्तब्ध रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फेंग इतनी आसानी से हार मान लेगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी प्रतिष्ठा बेवजह थी और दूसरे राजकुमार ने उसे जरूरत से ज्यादा समझ लिया था, वरना वह फेंग शियाओ की चुनौती स्वीकार करने का साहस दिखाता। इसके अलावा उसने हार मानकर खुद को अपमानित भी किया था। दुवानशिन ये ने लिन फेंग की ओर देखा। वह बहुत हैरान लग रही थी। साधकों के लिए मान सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हार मानना कोई आसान काम नहीं होता। हे लिन फेंग, आज राजकुमार और राजकुमारी यहाँ हैं। भाई फेंग की चुनौती को ठुकराना ठीक नहीं होगा। मेंगचोंग ने मुस्कुराते हुए और लिन फेंग को घूरते हुए कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि चाहे कोई भी तुम्हें चुनौती दे तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। क्या ये सही है? लिन फेंग ने मेंगचोंग की ओर देखते हुए पूछा। अगर इसका उद्देश्य राजकुमारी का मनोरंजन करना है तो ये हमारे लिए वास्तव में सम्मान की बात है, मेंगचोंग ने उत्तर दिया। ठीक है। लिन फेंग ने हल्के से सिर हिलाया, मेंगचोंग की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ मेंगचोंग कि तुम राजकुमारी का मनोरंजन करने में मेरी मदद करो, कैसा रहेगा? तुम? मेंगचोंग स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव छा गया। हालांकि लिन फेंग का साधना स्तर हेइमो से अधिक नहीं था, फिर भी वह मेंगचोंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मेंगचोंग लिन फेंग को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसे डर था कि अगर उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि राजकुमारी का सत्कार करना हमारे लिए सम्मान की बात है? अब तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? लिन फेंग ने पूछा जब उसने देखा कि मेंगचोंग उसे बस खाली निगाहों से घूर रहा है, जिससे मेंगचोंग उदास हो गया। लिन फेंग ने मेंगचोंग के चेहरे के भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने बर्फीले स्वर में कहा, अगर तुम नहीं कर सकते तो अपनी गंदी जबान बंद करो। लिन फेंग, भाई, मैंने तुम्हें सलाह मशविरा करने की चुनौती दी थी, लेकिन तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। कम से कम पहले मुझसे लड़ो और फिर भाई मेंगचोंग को चुनौती दो। फेंग शियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा। मेंगचोंग ने यह शब्द सुनकर सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो लिन फेंग। क्या तुम विषय बदलकर लड़ाई से बचना चाहते हो? पहले भाई फेंग शियाओ को हराओ और फिर मुझे चुनौती दो। कुछ क्षण पहले तक मेंगचोंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे और वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन अब उसे एक अवसर मिला था। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मुझसे तभी लड़ोगे जब मैं उसे हरा दूंगा? लिन फेंग ने व्यंग्य भरे लहजे में मेंगचोंग की ओर देखते हुए कहा। मेंगचोंग ने लिन फेंग की नजरों से नजरें बचाईं और हिचकिचाते हुए बोला, हाँ। फेंग शियाओ कमजोर नहीं था। वह लिंगची की छठी परत के शिखर पर था। उसने हेइमो और लिन फेंग की लड़ाई नहीं देखी थी और उसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसने सुना था कि वह लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई थी। इसके अलावा नीलामी बाजार में लिन फेंग अभी भी लिंगची की 5वीं परत पर था। मेंगचोंग को विश्वास नहीं था कि लिन फेंग फेंग शियाओ जैसे छठे लिंगची स्तर के शिखर पर मौजूद साधक को इतने कम समय में हरा सकता है। दूसरे राजकुमार ने लिन फेंग की ताकत को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। फेंग शियाओ उसे अपमानित कर देगा। भीड़ लिन फेंग को देख रही थी। दूसरे राजकुमार का लिन फेंग के प्रति विशेष स्नेह था, जिसके कारण उनमें से कुछ लोग चिढ़ गए थे। वे लिन फेंग को अपमानित होते देखना चाहते थे। लिन फेंग ने ठंडेपन के भाव से अपने गिलास से शराब की एक घूंट ली। तुरंत बाद उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, भीड़ पर एक नजर डाली और अंत में फेंग शियाओ की ओर देखा। लिन फेंग के पास उसे खुश करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि फेंग शियाओ वास्तव में लिन फेंग का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना चाहता था। हम कहाँ लड़ेंगे? लिन फेंग ने उदासीनता से पूछा, जिससे भीड़ चौंक गई। उनकी आंखों में तुरंत उत्साह झलक उठा। लिन फेंग ने चुनौती स्वीकार कर ली थी। फेंग शियाओ भी थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मंडप में बैठकर शराब पीते हुए लड़ाई देखना बहुत ही सुखद अनुभव है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।
हम झील पर बने बांस के पेड़ों का भी आनंद ले सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, लिन फेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। भीड़ उसका मजाक उड़ा रही थी। कौन नहीं जानता था कि फेंग शियाओ के पास तूफान की शक्ति है और वह बेहद शक्तिशाली है। झील को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुनना उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। लिन फेंग ने हैरानी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। फेंग शियाओ की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह मंडप के बाहर एक बांस की नाव पर सवार हो गया। फिर भीड़ ने देखा कि बांस की नाव बड़ी कुशलता से झील के केंद्र की ओर बढ़ रही है। वाह, क्या शानदार फुर्ती का हुनर है। भीड़ अचंभित रह गई। फिर उन्होंने लिन फेंग की ओर देखा कि क्या वे उसकी हैरानी को समझ पाते हैं, लेकिन लिन फेंग के चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं दिखा। वह भावहीन होकर शांति से खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे मंडप के किनारे की ओर बढ़ा और एक बांस के बेड़े पर कूद गया। तुरंत बाद बांस का बेड़ा धीरे धीरे झील के केंद्र की ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें बेहद साधारण थीं और देखने में सुंदर या सुरुचिपूर्ण नहीं थीं, जिससे भीड़ ने लिन फेंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि लिन फेंग निश्चित रूप से वह लड़ाई हार जाएगा। कई लोग तो इस बात पर पछता भी रहे थे कि फेंग शियाओ ने उनसे पहले लिन फेंग को चुनौती क्यों दी। अगर उन्होंने पहले चुनौती दी होती तो वे प्रतिष्ठा हासिल कर सकते थे और फेंग शियाओ की जगह पर हो सकते थे। झील के बीच में पहुंचते ही फेंग शियाओ मुड़ गया। बांस की नाव पर खड़े होकर उसने लिन फेंग की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिन फेंग भाई, मैंने सुना था कि तुम्हारी ताकत असाधारण है, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि यह बेवजह थी। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? फेंग शियाओ ने मजाक में कहा। उस समय वह विनम्रता नहीं दिखा रहा था, बल्कि अपना असली रंग दिखा रहा था। जैसा आप चाहें, लिन फेंग ने बड़ी बेपरवाही से कहा। वह बेहद शांत था। भीड़ को लिन फेंग की मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। वह वाकई रहस्यमय था। हे, ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने दोस्त हों, जबकि हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी साधना शक्ति को कमजोर कर दूंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फेंग शियाओ ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसका दिल दुर्भावना से भरा हुआ था। झील पर उसकी चुनौती स्वीकार करना एक बेहद जोखिम भरा फैसला था। अगर उसने दयालुता का ढोंग न किया होता तो उसे ऐसा अवसर कैसे मिल पाता? क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि उस लड़ाई का उद्देश्य एक दूसरे को सलाह देना था? फिर तुम मेरी साधना को पनगु बनाने की बात क्यों कर रहे हो? लिन फेंग ने उदासीनता से पूछा, लेकिन उसका दिल अत्यंत निर्मम था। ये सभी महान साधक एक जैसे थे, बेहद अहंकारी और दूसरों के जीवन को तुच्छ समझते थे। उनके हृदय और नैतिकता घोर भ्रष्ट थे। फेंग शियाओ की लिन फेंग से पहली मुलाकात थी, उनके बीच कोई द्वेष नहीं था, फिर भी वह उसकी साधना को अपन करने की बात ऐसे कर रहा था मानो यह कोई मामूली बात हो। लिन फेंग की बात सुनकर फेंग शियाओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मंडप में मौजूद बाकी लोग भी हंस रहे थे। लिन फेंग वाकई एक दिलचस्प और मनोरंजक व्यक्ति था। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? लिन फेंग ने बेपरवाही से पूछा, जिससे फेंग शियाओ रुक गया। उसने लिन फेंग की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं दया दिखा रहा हूँ। बात करते करते उसने अपना हाथ हिलाया और एक तेज हवा सीधे लिन फेंग की बांस की नाव की ओर बढ़ी। धमाका! लिन फेंग की बांस की नाव टुकड़ों में टूट गई। लिन फेंग के शरीर के चारों ओर पानी उछल पड़ा, लेकिन भीड़ ने केवल इतना देखा कि लिन फेंग पानी की दीवार से घिरा हुआ था और उन्हें यह नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं। जब पानी की दीवार एक बार फिर नीचे गिरी, तब उन्होंने देखा कि लिन फेंग की बांस की नाव पहले ही टूट चुकी थी और लिन फेंग अभी भी वहीं बेसुध खड़ा था। अगर तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे तो मुझसे कैसे लड़ोगे? फेंग शियाओ ने हंसते हुए लिन फेंग की तरफ देखते हुए पूछा। लिन फेंग झील पर लड़ने के लिए तैयार हो गया था, जबकि लिन फेंग मानो मौत को दावत दे रहा था। तुम्हारे जैसे किसी के खिलाफ मुझे कोई प्रयास करने की भी जरूरत है क्या? लिन फेंग ने उदासीनता से कहा। एक भयानक युद्ध ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया और आग की तरह उसके चारों ओर और वातावरण में फैल गई। लिन फेंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। वह बड़ी कुशलता और खूबसूरती से पानी पर चल रहा था। जब भीड़ ने लिन फेंग की युद्ध ऊर्जा को महसूस किया तो वे स्तब्ध रह गए। क्षण भर पहले लिन फेंग झील की तरह शांत था और अब वह तलवार से भी तेज युद्ध ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। इसके अलावा उसके हर कदम के साथ युद्ध की ऊर्जा और भी तीव्र होती जा रही थी। इससे उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। फेंग शियाओ ने भौहें चढ़ाकर लिन फेंग की ओर देखा। लिन फेंग देखने में सुरुचिपूर्ण और फुर्तीला लग रहा था और उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत तीव्र थी। वूश! फेंग शियाओ ने अपना हाथ आगे की ओर झटक दिया और दो तेज आंधी सीधे लिन फेंग की ओर बढ़ गईं। लिन फेंग ने अविश्वसनीय गति से अपना हाथ हिलाया और झील से एक लहर उठी। वह लहर मानो एक तेज तलवार में बदल गई हो जिसने तूफानों को रोक दिया हो। बूम! लिन फेंग आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक एक लहर आई और फेंग शियाओ की बांस की नाव चकनाचूर हो गई। लिन फेंग की हरकतों को देखकर भीड़ दंग रह गई। उस समय लिन फेंग झील में उठती विशाल लहरों से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो झील लिन फेंग के पैरों तले एक क्रोधित अजगर में बदल गई हो। उनकी युद्ध ऊर्जा अभी भी बाहर की ओर फैल रही थी और अब पूरी झील को अपनी चपेट में ले चुकी थी। फेंग शियाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अब उनके चेहरे पर बेहद भयावह भाव थे। वे इतने उदास दिख रहे थे मानो उन्हें अभी अभी लिन फेंग की शक्ति की भयावहता का एहसास हुआ हो। उस समय लिन फेंग दृढ़ निश्चयी दिख रहा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले हार मान ली, डर के मारे नहीं बल्कि इसलिए कि मुझे लगा कि लड़ना व्यर्थ है। चूंकि तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहते थे इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। बात करते करते लिन फेंग फिर से आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह लगातार आगे बढ़ रहा हो और अचानक उसकी परछाई गायब हो गई हो। पियज! लिन फेंग की आवाज हवा में गूंज उठी। भीड़ को यह दिखाई नहीं दे रहा था कि लिन फेंग कहाँ है। इसके अलावा उस समय फेंग शियाओ हक्का बक्का रह गया था। लिन फेंग एक भयानक योद्धा की तरह लग रहा था। लिन फेंग का शरीर धुंधला सा दिखाई दे रहा था और अतुलनीय मात्रा में युद्ध ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही थी। फेंग शियाओ यह नहीं बता पा रहा था कि युद्ध ऊर्जा कहाँ से आ रही है, लेकिन वह अपने ऊपर मंडराते खतरे को महसूस कर सकता था। पीछे हटना! वातावरण में एक तूफान उठ खड़ा हुआ और फेंग शियाओ पीछे की ओर भागा। कुछ ही क्षण बाद उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और वह जोर से कराह उठा। एक शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके शरीर की ऊर्जा नलिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, फिर उसके दांतियान को भेद दिया।
मैं लड़ना नहीं चाहता था, डर की वजह से नहीं बल्कि व्यर्थ की लड़ाई से घृणा की वजह से। भीड़ ने दोनों आकृतियों को देखा। लिन फेंग ने फिर से हमला किया। उसने फेंग शियाओ की ओर उंगली उठाई और घातक ऊर्जा उसके शरीर से टकराई। लिन फेंग फेंग शियाओ से लड़ना नहीं चाहता था, बस यही बात थी। फेंग शियाओ को हराना बेहद आसान था। फेंग शियाओ ने लिन फेंग को उकसाया था। लिन फेंग द्वारा चुनौती स्वीकार करने के बाद उसने और भी उग्रता दिखाई और लिन फेंग की साधना को पंगु बनाना चाहा। इसके जवाब में लिन फेंग ने फेंग शियाओ की साधना को पंगु बनाकर उसे उसी तरह जवाब दिया। लिन फेंग ने अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करके फेंग शियाओ की साधना को पंगु बना दिया था, जो कि लिंग क्यूई की छठी परत के शिखर पर थी। उस उंगली ने ही उसकी सारी ऊर्जा नलिकाओं को नष्ट कर दिया था और उसकी साधना को पंगु बना दिया था। कितनी भयानक शक्ति है। भीड़ शांति से लिन फेंग को देख रही थी, लेकिन उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुवान वुया ने उनसे कहा था कि लिन फेंग हेइमो को हरा सकता है। उसकी युद्ध ऊर्जा पूरे आकाश को ढक सकती थी। वह जय प्रतीत हो रही थी। एक साधक की असली शक्ति उसके पास मौजूद युद्ध ऊर्जा में निहित होती है, जो सब कुछ निगल सकती है। उन्हें कैसे पता चलता कि जब लिन फेंग ने हेइमो को लगभग मार ही डाला था, तब वह इतना शक्तिशाली भी नहीं था जितना अब है। उसकी युद्ध शक्ति और तलवार की ऊर्जा 2 महीने तक साधना करने का परिणाम थी। लिन फेंग उस दिव्यकाली तलवार को भी उच्च दक्षता से नियंत्रित कर सकता था। वह उसके अथाह रहस्यों को थोड़ा बेहतर समझ सकता था। लिन फेंग इस बात से भी बेहद प्रभावित हुआ कि वह दिव्य पुस्तक का उपयोग करना सीख गया था। पहले पृष्ठ ने उसकी समझने की शक्ति को बढ़ाया था और दूसरे पृष्ठ ने उसे एक दिव्यकाली तलवार प्रदान की थी। यह अकल्पनीय था। लिन फेंग को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने कई बातों पर विचार किया था। इतने प्रकार के आध्यात्मिक स्वरूप क्यों होते हैं? उसकी दिव्य पुस्तक जैसी इतनी शक्तिशाली आत्मा का अस्तित्व कैसे हो सकता है? यह अपने आप में एक चमत्कार था। उस समय फेंग शियाओ के मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। वह लिन फेंग को टकटकी लगाए देख रहा था। वह हक्का बक्का और भयभीत दिख रहा था। क्या लिन फेंग ने सचमुच अपनी साधना शक्ति को कमजोर कर दिया? जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह सचमुच ऐसा ही है, तो वह कांपने लगा। वह बुरी तरह घबरा गया था। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था और उसका शरीर ठंडे पसीने से तरबतर था। साधना न कर पाने के कारण वह किसी काम का नहीं था। इतने बड़े कुल में एक बेकार व्यक्ति का होना अपमान की बात थी। उसका भाग्य पूरी तरह बदल चुका था। उसके कुल के लोग उसका जीवन दुखमय बनाने वाले थे। फेंग शियाओ को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, वे सब उसे अंदर तक डरा रही थीं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था। आखिर उसने ही लिन फेंग को चुनौती क्यों दी थी? वह न सिर्फ राजकुमारी का दिल जीतने में नाकाम रहा, बल्कि एक निकम्मा इंसान भी बन गया था। अब वह कभी भी घमंड नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि एक दासी भी उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखेगी। बड़े कुलों का काफी प्रभाव था, लेकिन नियम भी थे। उसका भाग्य सचमुच भयानक था। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो, इसलिए मुझे नहीं मारोगे। अब मैंने भी तुम पर दया दिखाने का फैसला किया है, भाई फेंग शियाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी साधना को केवल कमजोर किया है। मैंने तुम्हें मारा नहीं है। मैं सचमुच बहुत दयालु हूँ। लिन फेंग ने फेंग शियाओ के आदर्शों को दोहराते हुए कहा। फेंग शियाओ को ये शब्द घोर उपहास लगे। फेंग शियाओ को अभी अभी एहसास हुआ कि कुछ क्षण पहले ही उसने लिन फेंग के प्रति इस तरह का व्यवहार किया था और इतने अप्रिय शब्द कहे थे। उसी क्षण लिन फेंग की आकृति अचानक प्रकट हुई। उसने एक हाथ से फेंग शियाओ के शरीर को पकड़ा और अत्यंत तेजी से पानी पर आगे बढ़ने लगा। वह बेहद फुर्तीला और चुस्त था। कुछ ही क्षणों बाद लिन फेंग मंडप के पास पहुंचा और एक ही झटके में अंदर कूद गया। फिर उसने सहजता और बिना किसी रोक टोक के फेंग शियाओ के शरीर को जमीन पर पटक दिया। वाह, क्या गजब की फुर्तीली तकनीक है। भीड़ अचंभित रह गई। उन्हें लिन फेंग की असली क्षमता का पता चल गया था। कुछ क्षण पहले तक उसकी हरकतें बहुत साधारण थीं, लेकिन इस क्षण वे अत्यंत फुर्तीली और कुशल थीं, जिसने भीड़ को चकित कर दिया। दरअसल लिन फेंग फुर्ती की तकनीकों में माहिर नहीं थे। उन्होंने न तो कोई अद्भुत फुर्ती की तकनीक सीखी थी और न ही उनमें फुर्ती से जुड़ी कोई विशेष प्रतिभा थी। बस उन्होंने बुनियादी तकनीकों का गहन अभ्यास किया था और उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचा दिया था। एक ही सांस में वे अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकते थे। इसलिए एक ही सांस में वे झील पार करके मंडप तक पहुंच गए थे। जब भीड़ ने फेंग शियाओ के शरीर को मृत मछली की तरह जमीन पर पड़ा देखा, तो वे अवाक रह गए। कुछ क्षण पहले ही फेंग शियाओ ने लिन फेंग की साधना शक्ति को नष्ट करने की इच्छा व्यक्त की थी। लिन फेंग की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। लिन फेंग, तुम हद पार कर रहे हो। आज महाराज ने हमें मौज मस्ती के लिए बुलाया है और राजकुमारी भी यहाँ हैं। लेकिन तुम इतनी बेरहमी से पेश आने की हिम्मत कर रहे हो और दया नहीं दिखा रहे। तुमने फेंग शियाओ की साधना शक्ति को कुचल दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे दूसरे राजकुमार को शर्मिंदगी होगी? पीछे से एक ठंडी और उदासीन आवाज आई। लिन फेंग हैरान रह गया। वह मुड़ा और मेंगचोंग की ओर देखा। फिर उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? मेंगचोंग फिर से बकवास कर रहा था, जिससे लिन फेंग को बहुत गुस्सा आया। क्या मैं गलत हूँ? सबने देखा कि तुमने फेंग शियाओ की साधना शक्ति को पंगु बना दिया। मेंगचोंग ने सख्त स्वर में उत्तर दिया। लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ मेंगचोंग की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम्हें लगता है कि यह क्रूरता थी, तो मैं तुम्हें असली क्रूरता दिखाऊंगा। जब तुमने उसके बाद मुझसे लड़ने की बात कही थी, तब यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह थे। जब मेंगचोंग ने लिन फेंग की ठंडी मुस्कान देखी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। फिर उसने कहा, अगर तुम इतने निर्दयी हो तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बेशर्मी से पेश आ सकते हो? लिन फेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुरंत ही उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया और उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मूड के हिसाब से झुक जाऊंगा? तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? बात करते करते लिन फेंग मेंगचोंग की ओर बढ़ गया। मेंगचोंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसका शरीर तेजी से हिला और वह अचानक मंडप से बाहर भागने लगा। फिर वह छलांग लगाकर भागने की कोशिश करने लगा। अगर लिन फेंग ने एक उंगली से फेंग शियाओ को हरा दिया था, तो मेंगचोंग कभी भी लिन फेंग को नहीं हरा पाएगा। लिन फेंग ने तुरंत आगे बढ़कर मंडप की छत पर छलांग लगाए। हवा में तेजी से दौड़ते हुए मेंगचोंग को देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी।
फिर लिन फैंग ने अपनी तलवार की शक्ति और ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ दिया। यहाँ वापस आओ। लिन फैंग ने अपना हाथ उठाया। वह और भी अधिक तलवार ऊर्जा छोड़ रहा था। हवा में अचानक एक काली तलवार का भ्रम प्रकट हुआ। वह तेजी से हवा में दौड़ा और मेंगचोन के शरीर से टकरा गया। हवा में उड़ते समय मेंगचोन हिल नहीं पा रहा था। बचने के लिए वह हवा में कूद गया। हालांकि उस स्थिति में वह लिन फैंग के हमले से बच नहीं सका और अब उसके पास खुद को बचाने का कोई उपाय नहीं था। लिन फैंग का हमला बहुत शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन काफी था। जब तलवार की ऊर्जा मेंगचोन के शरीर से टकराई तो वह तुरंत आकाश से उल्कापिंड की तरह नीचे गिर गया। हरामखोर, मैं मेंगचोन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेंगचोन गिरते हुए ये शब्द चिल्लाया। वह बेहद गुस्से में था जबकि लिन फैंग ठंडी मुस्कान लिए खड़ा था। लिन फैंग ने कहा, जब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे तो मुझे विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेंगचोन ने लिन फैंग की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। हवा में गिरते हुए ही उसने पीछे मुड़कर देखा कि लिन फैंग उसकी ओर तेजी से आ रहा है। मेंगचोन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आखिर उसने लिन फैंग से बकवास करना क्यों जारी रखा? पसश! लिन फैंग गिरते हुए मेंगचोन के सामने आ पहुंचा और बिना किसी झिझक के अपनी एक उंगली उठाकर उसकी ओर बढ़ा दी। पलक झपकते ही लिन फैंग की उंगली से तलवार की अपार ऊर्जा निकली और मेंगचोन के शरीर को भेदते हुए उसकी साधना शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया। लिन फैंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई। दर्द से कराहते हुए मेंगचोन ने एक भयानक चीख मारी। भीड़ ने एक बेहद भयावह ऊर्जा का अनुभव किया। लिन फैंग सचमुच क्रूर था। वह बेहद दृढ़ निश्चयी और अपने वचन का पक्का साधक था। अगर वह किसी की साधना शक्ति को नष्ट करने की बात कह देता था तो वह निडर होकर उसे अंजाम देता था। इन श्रेष्ठ साधकों को लिन फैंग जैसे पागल व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उनमें से कोई भी दयालु नहीं था, लेकिन उस क्षण उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके सामने उनकी सारी क्रूरता भी तुच्छ लगने लगी। उन्हें सतर्क रहना ही था। वह एक भयानक व्यक्ति था। लिन फैंग ने उन्हें एक सबक सिखाया था, एक व्यवहारिक जीवन का सबक। उस सबक की कीमत मेंगचोन और फैंग शियाओ दोनों को अपनी साधना खोनी पड़ी थी। लिन फैंग मेंगचोन का शव लेकर मंडप में वापस आया। उसने मेंगचोन के शव को फैंग शियाओ के शव के बगल में जमीन पर फेंक दिया। मेंगचोन बेहद उदास और पीला पड़ा हुआ था, फैंग शियाओ से भी ज्यादा। हालांकि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, फिर भी वह लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रहा था। मुझे उस नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर पाते तो जरूर करते। वैसे भी आज तो मैं लड़ना ही नहीं चाहता था, ये तुम्हारा ही विचार था। जैसे को तैसा। लिन फैंग भावहीन और उदासीन दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाकर भीड़ पर नजर डाली। फिर उसने बेपरवाही से कहा, क्या कोई और है जो मुझसे युद्ध करके कुछ सीख लेना चाहे? मैं सभी अनुरोध सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उसकी आवाज़ बुलंद थी और मंडप में गूंज रही थी, जिससे हर कोई चिंतित हो गया। उसकी निर्ममता के सामने उनमें से कोई भी विरोध करने में असमर्थ था। भीड़ अनिश्चितता भरी निगाहों से लिन फैंग को घूर रही थी। सब लोग चुप थे। फैंग शियाओ लिंगची की छठी परत के शिखर पर था, लेकिन लिन फैंग एक उंगली से ही उसकी साधना को पनगु बना सकता था। लिन फैंग की अत्यधिक शक्ति स्पष्ट थी। इसके अलावा वह एक भयानक युद्ध ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। लिन फैंग के विरुद्ध लड़ना बेहद खतरनाक था। उसी क्षण लिन फैंग के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हुआ जिससे वह चौंक गया। तुरंत बाद उसने युए तियानचेन की ओर देखा। क्या तुम लड़ना चाहते हो? युए तियानचेन की ऊर्जा को महसूस कर सकने वाले लिन फैंग ने ठंडे स्वर में उससे पूछा। युए तियानचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लिन फैंग को घूर रहा था और उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। हालांकि लिन फैंग ने लिंगची की छठी परत को पार कर लिया था, लेकिन उसके लिए सातवीं परत के साधकों को हराना इतना आसान नहीं था। युए तियानचेन ने भी सातवीं परत को पार कर लिया था, लेकिन अगर युए तियानचेन हार गया तो लिन फैंग उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह उसकी साधना शक्ति को भी उसी तरह कमजोर कर सकता है जैसे उसने फैंग शियाओ या मेंगचोन के साथ किया था। अगर लिन फैंग ने उसकी साधना शक्ति को कमजोर कर दिया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा और भले ही वह बाद में लिन फैंग को मरवा दे, उसे फिर भी कष्ट सहना पड़ेगा। युए तियानचेन की नज़रों में लिन फैंग का जीवन व्यर्थ था और उसकी साधना के मूल्य के मुकाबले उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। अगर वह लड़ाई जीत भी जाता तो भी उसे कोई खास प्रतिष्ठा नहीं मिलती। वह 3 सबसे बड़े कुलों में से एक का सदस्य था। उसका सामाजिक रुतबा ऊंचा था। अगर वह लड़कर जीत भी जाता तो यह उसकी तमाम उपलब्धियों में एक और जीत होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत से लोग उसके लिए लड़ने लायक नहीं थे। लिन फैंग का सामाजिक रुतबा और प्रतिष्ठा नीची थी। वह उससे लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब उसने ये सोचा तो उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा गायब हो गई और उसने लिन फैंग को देखना बंद कर दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और पीना जारी रखा। भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने युए तियानचेन के शरीर से ऊर्जा निकलते हुए महसूस किया था, जो अचानक गायब हो गई थी। वह लिन फैंग से लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वे भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। कुछ देर के लिए मंडप में पूर्ण सन्नाटा छा गया। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हे दूसरे राजकुमार दुवान वुया ने धीरे से हंसते हुए चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने बगल में बैठे दुवान शिनये की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, शिनये, लिन फैंग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उस क्षण दुवान शिनये ने लिन फैंग को देखा। उसे लगा कि लिन फैंग में कुछ अलग है। भले ही उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, फिर भी वह दबंग लग रहा था। मन ही मन उसके मन में उसके लिए एक अच्छी भावना थी। लिन फैंग एक अभिमानी और दबंग युवक था। हालांकि इतने अभिमानी और दबंग युवक ने शुरू में फैंग शियाओ से लड़ने से इनकार कर दिया था। शायद उसके फटे पुराने कपड़े पहनने की वजह से ही उसने चुनौती स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि लिन फैंग को ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। अचानक दुवान शिनये दुवान वुया की आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गई। वह उसकी ओर मुड़ी और उसे ऐसे देखने लगी मानो ये स्थिति हास्यास्पद हो। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, भाई क्या बात है? हाँ, क्या हुआ छोटी बहन? तुम अचानक सोच में डूब गई हो। तुम्हारे चेहरे पर शर्म भी झलक रही है। दुवान वुया की हंसी देखकर दुवान शिनये और भी शर्मिंदा हो गई। राजकुमारी होने के बावजूद वह सबसे बढ़कर एक स्त्री थी। किसी भी अन्य स्त्री की तरह ऐसी बातें करना उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी। भीड़ स्तब्ध रह गई। उनमें से कुछ के चेहरे पर तीक्ष्ण ठंडे भाव थे जब उन्होंने लिन फैंग की ओर देखा।
उनमें से कई लोग दुवान शिनये के पति बनना चाहते थे। भले ही उनके मन में उसके लिए कोई सच्ची भावना न हो, फिर भी वे उससे शादी करने की उम्मीद रखते थे। अगर उनकी शादी हो जाती तो उनका भविष्य अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अवसरों से भर जाता। उस समय दुवान वुया दुवान शिनये से लिन फैंग के बारे में सकारात्मक ढंग से बात कर रही थी। स्वाभाविक रूप से बाकी लोग लिन फैंग को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसके दिल में जरा भी खुशी नहीं थी, बल्कि उदासी छाई हुई थी। फिर वह दुवान वुया की ओर मुड़ा और उसे उदासीनता से देखने लगा। ठीक है, सबको पता है कि मैंने आज आपको क्यों बुलाया है। अब कहने को कुछ नहीं बचा, आप सब जा सकते हैं। दुवान वुया ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। मेहमानों को जाने का आदेश देने के बाद उन्होंने लेते हुए मेंग चोंग और फैंग शियाओ की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, कृपया इन दोनों को भी यहाँ से ले जाए। लिन फैंग, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लिन फैंग की ओर देखते हुए दुवान वुया ने जो कहा, उसे सुनकर बाकी सब लोग स्तब्ध रह गए। वे सब उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए चले गए। उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दुवान वुया ने उन्हें जाने का आदेश दे दिया था, उन्हें आज्ञा माननी ही थी। वेनाओजू ने लिन फैंग को गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए वह आगे बढ़ गया और मंडप से बाहर चला गया। कुछ समय बाद झील के किनारे बने मंडप में माहौल एकदम शांत हो गया था। वहां केवल दुवान वुया, दुवान शिनये और लिन फैंग ही बचे थे। महामहिम, आपको मुझसे क्या बात करनी है? लिन फैंग ने उदासीनता से पूछा। हे, दुवान वुया ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसने लिन फैंग की ओर देखकर कहा, लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। महामहिम, क्या आपको लगता है कि मेरे अच्छे मूड में होने का कोई कारण है? लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन लहजे में पूछा। दुवान वुया ने उसके लहजे पर ध्यान नहीं दिया और अब भी गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। भाई, आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं अब चलती हूँ, दुवान शिनये ने उठते हुए कहा। वह जाना चाहती थी, लेकिन दुवान वुया ने उसे रोकते हुए कहा, शिनये, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं है। यहीं रुको, इतनी जल्दी मत करो। दुवान शिनये के खूबसूरत चेहरे पर अनिश्चितता के भाव दिखे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह धीरे से वापस बैठ गईं और शांति से उनकी बातचीत सुनने लगीं। लिन फैंग, तुम्हें किस बात से दुख हुआ है? दुवान वुया ने लिन फैंग की ओर मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक पूछा। लिन फैंग ने दुवान वुया की ओर देखा और धीरे से कहा, चूंकि महाराज मेरी बात सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा। लिन फैंग को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि दुवान वुया को इस बात का पूरा एहसास था कि वह खुश नहीं है। महामहिम, अभी कुछ देर पहले सबके सामने आपने राजकुमारी से एक सवाल पूछा। आपने उनसे पूछा कि वे मेरे बारे में क्या सोचती हैं। क्या आप जानबूझकर सबका ध्यान मेरी तरफ खींचना नहीं चाहते थे? महाराज को लगा कि मुझे पहले से ही काफी अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके और राजकुमारी के साथ यहीं रुकने के लिए कहा। मुझे डर है कि अब सब यही सोचेंगे कि महाराज का मकसद राजकुमारी से मेरी शादी करवाना है। मुझे ये भी डर है कि अब तो वे लोग भी मुझसे नफरत करने लगेंगे जिनका मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। हर प्रभावशाली परिवार मेरे पीछे पड़ा है, अब तो मेरी खैर नहीं। लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। दुवान वुया को लगा कि इससे लिन फैंग खुश होगा। हालांकि लिन फैंग को यह स्पष्ट था कि इससे उसकी स्थिति अनुकूल नहीं थी। उसका सामाजिक रुतबा ऊंचा नहीं था और न ही वह दूसरों की तरह किसी बड़े खानदान का सदस्य था। राजकुमारी में सबकी इतनी दिलचस्पी थी कि उनमें से कुछ तो उसके लिए आपस में लड़ने को भी तैयार थे, उदाहरण के लिए युतियान चेन। दुवान वुया ने सबके सामने झूठा भ्रम पैदा कर दिया था। उसने सबको ये यकीन दिला दिया था कि राजकुमारी दुवान शिनये उसमें दिलचस्पी रखती हैं और वह उनका रिश्ता जोड़ने वाला है। इसी वजह से लिन फैंग राजकुमारी को निशाना बनाने वाले हर व्यक्ति का निशाना बन गया था। उनमें से कोई भी इसे नहीं भूलेगा और वे उससे इसका बदला जरूर लेंगे। इन सभी कुलीन युवकों में से प्रत्येक साधारण लोगों को खा जाते और उनकी हड्डियां तक नहीं थूकते। वे लिन फैंग को अपनी स्मृतियों में अंकित कर लेते हैं। उसके बाद वह शाही शहर में कभी एक कदम भी नहीं रख पाएगा। दुवान वुया लिन फैंग को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। लिन फैंग, जैसा मैंने सोचा था, तुम उतने ही होशियार निकले। दुवान वुया ने धीरे से हंसते हुए कहा। वह लिन फैंग के जवाब से बहुत संतुष्ट था। जब दुवान वुया ने राजकुमारी से लिन फैंग के बारे में पूछा तो उसने लिन फैंग पर पूरा ध्यान दिया था। अगर किसी आम आदमी को पता चलता कि राजकुमारी उसमें दिलचस्पी ले सकती है तो वह बहुत खुश होता, लेकिन लिन फैंग बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसमें ठंडक झलकने लगी। लिन फैंग के चेहरे पर तुरंत असहमति के भाव आ गए। लिन फैंग ने कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आया कि दुवान वुया का क्या मतलब था। लिन फैंग, शाही शहर में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? दुवान वुया ने पूछा। लिन फैंग ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मेरे कई दुश्मन हैं। यू वंश, बाई वंश, दुवान तियान लैंग और उसका बेटा नी वंश आदि। लिन फैंग ने अपने विचारों के कारण कई प्रभावशाली लोगों को नाराज किया था, इतने ज्यादा कि उसे खुद भी ठीक ठीक पता नहीं था कि कितने। उनकी ताकत के बारे में क्या, वे कितने शक्तिशाली हैं? दुवान वुयान ने पूछना जारी रखा। शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली, लिन फैंग ने ईमानदारी से कहा। जब तुम्हारे पहले से ही इतने दुश्मन हैं तो कुछ और दुश्मन होने से क्या फर्क पड़ता है? दुवान वुया ने धीरे से हंसते हुए कहा, जिससे लिन फैंग अचंभित रह गया। हे, दुवान वुया ने देखा कि लिन फैंग चुप हो गया है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लिन फैंग, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से ही भांप लिया था। अगर वह तुम्हें पसंद करती है तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। तुम दोनों को मेरा समर्थन भी मिलेगा। अगर तुम शाही राजकुमारी के पति बन गए तो कौन तुम पर हमला करने की हिम्मत करेगा? दूसरे शब्दों में, मेरा मकसद और भी लोगों को तुम्हारा दुश्मन बनाना नहीं था, बल्कि मेरी मंशा पूरी तरह से नेक और सच्ची थी। दुवान शिनये और लिन फैंग दोनों हैरान रह गए। लिन फैंग और दुवान शिनये ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर तुरंत ही उसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर शर्म और उत्साह के भाव थे। अगर मैं सचमुच ऐसी स्त्री से विवाह कर पाता तो मैं सचमुच भाग्यशाली होता, लिन फैंग ने सोचा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि दुवान वुया उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही थी, यहाँ तक कि उसने स्वयं राजकुमारी से उसका परिचय कराया था।
बेशक लिनफेंग यह अच्छी तरह समझता था कि भले ही राजकुमारी और वह एक दूसरे से शादी करने को तैयार हों, लेकिन उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए यह असंभव होगा। उनके लिए यह असंभव था। शांत झील के ऊपर एक हल्की हवा बह रही थी, जिससे दुवान शिन्ये के बाल हवा में लहराते हुए और भी मनमोहक लग रहे थे। दुवान शिन्ये का जन्म शाही शहर में हुआ था और उनमें एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनके परिवार द्वारा अभ्यास न करने के कारण उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें 4 कलाएं सिखाईं: वीणा बजाना, गो खेलना, सुलेख और चित्रकला। वे चाहते थे कि वह मानव जीवन के बुनियादी पहलुओं को समझें, जिसके कारण वह आज जैसी हैं वैसी बनी। उनका स्वभाव एकांतप्रिय था। उसके पिता शिव युए देश के शासक और शाही वंश के मुखिया भी थे। उन्होंने हमेशा उससे कहा था कि भविष्य में उसका पति एक महान और वीर सेनापति बनेगा, इसलिए उसे शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल उपयुक्त व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, इसलिए उसकी साधना क्षमता अपेक्षाकृत कम थी। अतीत में वह कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी धनी और कुलीन परिवारों के नौजवानों से मिल चुकी थी। ये सभी लोग उसके लिए एक जैसे थे। पहली मुलाकात में ही वे उसके प्रति झूठी भावनाएं प्रकट करने लगते थे। वह ऐसे लोगों से तंग आ चुकी थी। भला पहली मुलाकात में ही किसी के लिए भावनाएं कैसे पैदा हो सकती हैं? जितने ज्यादा लोग उससे प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करते, उतनी ही ज्यादा वह अस्वस्थ और थकी हुई महसूस करती। बस उसने इसे कभी दिखाया नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है। जब दुवान शिन्ये ने पहली बार लिनफेंग को देखा और उसके फटे पुराने कपड़े देखे, तो उसे भी वह कुछ खास पसंद नहीं आया। आखिर उसे शानदार कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कम से कम साफ कपड़े तो पहनने चाहिए थे। उसके बाद उसने गौर किया कि लिनफेंग अलग था। उसके चेहरे के भाव बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। वह संतुष्ट प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसमें एक ठंडा और उदासीन भाव था। इसके अलावा भले ही लिनफेंग ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, फिर भी इन सभी कुलीन युवकों के बीच वह गर्व से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को उनमें से कई के बराबर या उनसे ऊंचा समझता हो। बेशक लिनफेंग से पहली बार मिलने के बाद राजकुमारी की राय दूसरों से मिलने के बाद की राय से अलग थी। फिर भी उनकी राय काफी अच्छी थी, लेकिन दुवान शिन्ये को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसके भाई दुवान वुया, जो खुद भी बहुत घमंडी था, ने लिनफेंग को उससे क्यों मिलवाया था। क्या दुवान वुया को यह लग रहा था कि लिनफेंग आगे चलकर बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा? जो बात दुवान शिन्ये को समझ नहीं आई, लिनफेंग को तो और भी कम समझ आई। वह अनिश्चितता से दुवान वुया की ओर देख रहा था। एक पल चुप रहने के बाद उसने कहा, महामहिम, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? दुवान वुया मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम सब कुछ साफ साफ समझ जाओगे। लिनफेंग, चिंता मत करो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए। इस समय तुम्हें बस एक ऊंचे सामाजिक रुतबे की जरूरत है। उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा। लिनफेंग ने स्तब्ध होकर धीमी आवाज में कहा, हाँ, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा ही आवश्यक है। शाही नगरी में कई लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। भले ही तुम्हारा कोई मित्र शुवांची स्तर का हो, अगर ये लोग सचमुच तुम्हें मारना चाहें तो शुवांची स्तर का साधक भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तुम्हें उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। इन लोगों के अनुसार उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मुझे नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेशक अगर यह सामाजिक प्रतिष्ठा महाराज द्वारा प्रदान की गई हो तो बात अलग है। लिनफेंग ने अपनी आंखों में तीक्ष्ण भाव लिए कहा, यदि द्वितीय राजकुमार लिनफेंग को उच्च सामाजिक दर्जा प्रदान करता तो यह सिद्ध हो जाता कि वह राजकुमार के खास लोगों में से एक है। जो लोग लिनफेंग को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें पहले ये सोचना पड़ता कि दुवान वुया की क्या प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल यही बात है। दुवान वुया ने सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। महामहिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लिनफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। दुवान वुया उनकी रक्षा करना चाहते थे, भला वे क्यों मना करते। कम से कम उस क्षण तक दुवान वुया ने लिनफेंग को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे हमेशा उनकी मदद करते रहे थे। लिनफेंग ने इसी कारण से उनकी इस सद्भावना को ठुकराया नहीं। जब दुवान वुया ने देखा कि लिनफेंग मुस्कुरा रहा है तो वह समझ गया कि वह उसकी मदद स्वीकार कर रहा है। लिनफेंग, मुझे आपसे किसी और बात पर सलाह लेनी है। महामहिम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? लिनफेंग ने अत्यंत विनम्रता से पूछा। दुवान वुया ने परामर्श शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन लिनफेंग ने अहंकार नहीं दिखाया। हाल ही में शाही शहर में हमें पता चला कि मुयुए देश दुवान रेन शहर में हम पर हमला कर रहा है। सेलेस्टियल अकादमी अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ छात्रों को अनुभव प्राप्त करने के लिए वहां भेजने का इरादा रखती है। ये सेलेस्टियल अकादमी की एक परंपरा है, खासकर सैन्य छात्रों के लिए। उन्हें युद्ध के मैदान में समय बिताना पड़ता है। व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। केवल वही लोग जो युद्ध के मैदान में रहे हों खुद को असली सैन्य साधक कह सकते हैं। इसके अलावा ज़ू युए का पवित्र प्रांगण भी सेलेस्टियल अकादमी पर दबाव बनाने के लिए अपने कई छात्रों को दुवान रेन शहर भेजेगा। लिनफेंग, मुझे आशा है कि इस बार आप भी दुवान रेन शहर जा सकेंगे और उत्कृष्ट सैन्य कारनामे करके लौटेंगे। दुवान वुया धीरे धीरे बोल रही थी। लिनफेंग की आंखों में एक एहसास कौंध गया। सैन्य कारनामे। दुवान वुया एक सख्त मिजाज व्यक्ति थे। अगर लिनफेंग असाधारण सैन्य उपलब्धियों के साथ वापस लौटता तो वह उसे उच्च सामाजिक दर्जा दिलाते। अच्छी प्रतिष्ठा होने पर शब्दों का बहुत महत्व होता है, इसलिए वह अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा शिव युए का पवित्र आंगन भी सेलेस्टियल अकादमी के साथ साथ वहां जा रहा था, जिसका मतलब था कि इन दोनों बड़े स्कूलों के बीच लगभग एक प्रतियोगिता चल रही थी। लिनफेंग, केवल विजयी नायक जो गर्व से जनता को ऊपर से देख सकते हैं वही मेरी बहन से विवाह कर सकते हैं, दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साथ ही एक गहरा और सार्थक संदेश भी व्यक्त किया। मैं दुवान रेन शहर जाऊंगा, लिनफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। दुवान वुया ने उसे न भी बताया होता तो भी लिनफेंग दुवान रेन शहर जाता। उसे असली युद्ध क्षेत्र में लड़ना था। इसके अलावा युनहाई संप्रदाय के कुछ शिष्य भी थे जो दास विनिमय से बच गए थे। उन्हें भी युद्ध क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता थी। लिनफेंग नहीं चाहता था कि युनहाई संप्रदाय के शिष्यों को बेकार समझा जाए। वहां हान मान और पो जून भी युद्ध के मैदान में थे। लिनफेंग सोच रही थी कि वहां उनका क्या हाल होगा।
लियू फी भी अपने पिता लियू कांगलैन से मिलने वापस गई थी। कारण चाहे जो भी हो, लिन फेंग को दुवान रेंज शहर जाना ही था। ठीक है, दुवान वुया ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, लिन फेंग, अगर तुम सैन्य क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करते हो तो मैं तुम्हें अधिकारी का पद प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें यांगजोउ नगर की जागीर भी दूंगा और तुम एक विजयी नायक के रूप में अपने गृहनगर लौट सकोगे। यांगजोउ शहर की जागीर, एक शहर। लिन फेंग स्तब्ध रह गया। भले ही यांगजोउ शहर एक छोटा शहर था और शियू देश का एक छोटा सा इलाका था, लेकिन एक छोटे से शहर पर भी अधिकार होना ही बेहद प्रसिद्धि पाने के लिए काफी था। लिन फेंग उत्साहित और बेचैन था। अगर वह अधिकारी बन जाता और फिर यांगजोउ शहर पर अपना अधिकार जमाकर वापस लौटता तो नालैन कबीले और लिन कबीले की प्रतिक्रिया देखना वाकई शानदार होता। यदि लिन वंश का कोई पूर्व सदस्य जिसे निष्कासित कर दिया गया था यांगजोउ शहर का मालिक बन जाता है तो लिन वंश का उपहास होगा। ये शहर के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा मजाक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, लिन फेंग ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। महाराज, यदि आपको कुछ और नहीं कहना है तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, दुवान वुया ने सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उन्होंने दुवान शिनये को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया, मुड़े और फिर सहज और निश्चिंत भाव से तुरंत चले गए। दुवान वुया और दुवान शिनये ने लिन फेंग की पीठ की ओर देखा। तुरंत बाद उसकी परछाई गायब हो गई। दुवान वुया ने मुड़कर दुवान शिनये की ओर देखा और उससे पूछा, शिनये, तुम लिन फेंग के बारे में क्या सोचती हो? वह बुद्धिमान और विनम्र है, दुवान शिनये ने जवाब दिया, जिससे दुवान वुया मुस्कुरा उठी। फिर उसने कहा, मेरी छोटी बहन कब से बात बदलने की कोशिश करने लगी? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मेरा सवाल तुमसे नहीं था। दुवान शिनये ने दुवान वुया की ओर देखते हुए उत्तर दिया, वह बलवान और असाधारण प्रतिभावान है। वह निश्चित रूप से अन्य सभी से अलग है। वह इन तथाकथित रईसों से भी अधिक बलवान है। इसके अलावा वह विनम्र, साहसी और अभिमानी नहीं है। उसका हृदय एक भयंकर बाघ के समान है और वह अत्यंत प्रखर है। दुवान वुया उसकी बात सुनकर दंग रह गया। फिर उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैंने अपनी छोटी बहन को किसी के बारे में इतनी सकारात्मक बातें कहते सुना है, लेकिन तुम सही कह रही हो, उसमें एक महान प्रतिभावान व्यक्ति बनने की क्षमता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगे। भाई, मुझे चिढ़ाओ मत, दुवान शिनये ने शर्माते और संकोच करते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, इसके अलावा भाई, अगर उसकी यही खूबियां हैं तो भी मेरे लिए उसके साथ रहना काफी नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, दुवान वुया ने बिना आश्चर्य जताए जवाब दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बेशक, जो मेरी बहन से शादी करेगा उसका सामाजिक स्तर असाधारण होना चाहिए। भले ही लिन फेंग जन्म से मेरे जैसी सामाजिक स्थिति में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन वह तुमसे बहुत अलग नहीं थी। जन्म के समय, दुवान शिनये ने आश्चर्य से जवाब दिया और पूछा, मुझे लगा कि उसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा ही नहीं थी। हाँ, वो जानता है, लेकिन किसी को पता नहीं है, दुवान वुया ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसे प्रेम पीड़ित वन में अपने भोज में क्यों आमंत्रित किया? क्यों? दुवान शिनये ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। क्योंकि लिन फेंग उसका बेटा है, दुवान वुया ने उत्तर दिया। जब दुवान शिनये ने दुवान वुया की बात सुनी तो वह चकित रह गई। उसका बेटा, शियू युए की महान महिला, प्रेम रोग से ग्रस्त वन, वहां केवल उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही जा सकते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि प्रेम रोग से ग्रस्त वन की रचनाकार एक महिला थी।